दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं एपी सर आपके सामने एक बार फिर से एक तीसरा टेस्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर व ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम की डेट अब आपके बहुत नज़दीक है और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो हम फुल टेस्ट आपको 2 इसके पहले अवेलेबल करवा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक पिछले 2 टेस्ट को नहीं देखा है, जरूर टेस्ट आप देखिएगा उसका। और साथ में ये टेस्ट नंबर 3 है। साथ में एग्जाम कोच यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा, तो जैसे ही एग्जाम कोच का यूट्यूब चैनल खोलेंगे वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज, तो उसमें जैसे बाय ट्रिक हमने बहुत सारी चीज़ें याद करवाई है, जैसे रेलवे और उनके जोन से क्वेश्चन आता है, भारत के उत्सव फेस्टिवल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे युद्ध जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग आपको बहुत सारे उसमें वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। विश्वास एक बार कृपया करिए, एग्जाम में जाइए फिर देखेंगे कि अगर वो टॉपिक वाइज वीडियो पूरे कर लेते हो, साथ में टेस्ट अगर करके जाते हैं, तो यकीन मानिए दूसरों से आप बेहतर जरूर करके आएंगे। और एग्जाम की सफलता के लिए क्या चाहिए, दूसरों से आप 5, 6, 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आपका क्या करना, ये एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पे जाना है। प्लेलिस्ट में टॉपिक का नाम होगा क्या, टॉपिक वाइज जीके जीएस, उसको खोलना है। उसके छोटे छोटे वीडियो है, कहीं भी घूम रहे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट, ऐसे छोटे छोटे वीडियो हैं, तो उन छोटे छोटे वीडियो को आप देखिएगा। तो हम फुल टेस्ट ये तीसरा अब डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी लोग आप अपने देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज आपकी ही सुविधा के लिए है, उसमें वीडियो आपके हर टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के हैं जो टॉपिक वाइज वीडियो, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आज के टेस्ट का है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है। इस टॉपिक पर जो ये क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक पर भी हम वीडियो बना रखे। तो ये मान लो हमने कहा ये आपका भारत है, तो भारत में एक ये आपका जम्मू कश्मीर, तो यहाँ से एक नदी ये बहती है जिसे क्या कहा जाता, सिंधु। किस नाम से जाना जाता, सिंधु। और सिंधु के बाद एक नदी और ये निकलती है, इसे किस नाम से जाना जाता, सतलुज। और इसके बीच में जो ये हिमालय पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो ये हिमालय पाया जाता है इसे किस नाम से जाना जाएगा। तो जाहिर सी बात है कश्मीर, यानी कश्मीर में है और पंजाब को टच करता है, हिमाचल को टच करता है, तो इसी को किस नाम से जाना जाता है। तो जो ये आपके सामने अब हिमालय आने वाला है, इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को पंजाब हिमालय। इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को पंजाब हिमालय, या इसी को हिमाचल हिमालय, हिमाचल, इसी को हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, या इसी को कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो 3 नाम आपके सामने दे दिए जाए, पंजाब हिमालय दे दिया जाए, कश्मीर हिमालय दे दिया जाए, या फिर कौन सा, हिमाचल हिमालय। इसका ये नदी क्या है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में जो पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। सही जवाब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय। आगे के भी ऑप्शन आप कहें तो निपटा दें, चलो निपटा ही देते हैं क्योंकि आ गया क्वेश्चन, मान लेते आ ही गया। अब सतलज के बाद आइए, यानी एक और नदी बहती है, काली नदी, यानी ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ये जो नदी है ये काली है। और सतलज और काली नदी के बीच में जो ये पाया जाता है, इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को कुमायूं हिमालय, इसी को कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के बाद आपकी कौन अगली, तीस्ता नदी। कौन सी है, तीस्ता नदी। काली और तीस्ता, काली अगली नदी कौन हो गई, तीस्ता। काली और तीस्ता नदी के बीच में जो ये आपका क्षेत्र अब आपका ये आ रहा है, ये वाला, इसे किस नाम से जाना जाता, इसी को कहा जाता नेपाल हिमालय। किस नाम से जाना जाता, नेपाल हिमालय। और सबसे लास्ट में आपका कौन हो गया, असम। असम में एक नदी बहती जिसे क्या कहा जाता है, इसी नदी को दिहांग। किस नाम से, दिहांग। और ये दिहांग आप कहेंगे कौन सी नदी है, तो दिहांग कोई और नदी नहीं बल्कि ये दिहांग जो नदी है, इसी को किस नाम से जाना जाता, ये जो दिहांग नदी है इसी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।
कौन सा? इसी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता। इसके बीच में जो हिमालय स्थित है उसी को क्या कहा जाता? इसी को कहा जाता असम हिमालय। किस नाम से जाना जाता? असम हिमालय। तो अब आपके सामने हमने ये सारे हिमालय बता दिए। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर पाने में सक्षम होंगे। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सबसे कम है? सबसे कम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो बहुत ज्यादा विकास कर चुके हैं, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य इनके अच्छे अवसर हैं, यानी वो उन्हीं को क्या कहा जाता? विकसित। दो प्रकार के देश होते, एक विकसित देश होता है और दूसरा कौन होता? विकासशील। आपको यहाँ कॉमन सेंस विकसित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सारे देशों में कितनी प्रजनन दर है याद नहीं कर सकते, तो यहाँ कम से कम कॉमन सेंस यूज आप करेंगे। कॉमन सेंस का मतलब हुआ कि यहाँ जो ये आपका माली है, सोमालिया, नाइजीरिया, आपको पता ये सारे देश कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। और अफ्रीका अभी महाद्वीप पूरा का पूरा किसमें? विकासशील में आता। तो यहाँ पर जो विकासशील देश हैं, यहाँ पर जन्म दर ज्यादा होती है। तो यहाँ पर प्रजनन दर, जन्म दर, प्रजनन दर ये सभी क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन जो विकसित देश है, यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी है। अगर शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी है तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जन्म दर भी कम है, यहाँ पर जन्म दर भी कम है, और कुल प्रजनन दर, यहाँ पर कुल प्रजनन दर ये भी क्या है? अपेक्षाकृत कम है। तो इस दिए गए क्वेश्चन में अब आपका कॉमन सेंस लगा, ये दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया एक क्या है? विकसित देश है। तो यहाँ पर कुल प्रजनन दर क्या है? निम्नतम। तो इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? यानी महिलाओं को आप देखेंगे, दक्षिण भारत के दो साम्राज्य हुए हैं, दोनों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। एक यहाँ पर हुआ जिसे किस नाम से जाना गया? इसे विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में पूछा जाए किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। यही विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को, जो महिलाएं थी, इनको बहुत अच्छा मौका दिया गया। महिलाएं कहाँ कहाँ? तो यहाँ पर कुश्ती में भाग लेती थी, विद्या शास्त्र में पारंगत थी। विद्याशास्त्र है, विद्याशास्त्र के अलावा ज्योतिष विद्या, खगोल विज्ञान, कौन सा? खगोल विज्ञान, सब में, यानी और राजनीति और अर्थव्यवस्था इन सब में क्या है? पार्टिसिपेट करती थी। अब दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा, यानी दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। यहां पर बात आई बहमनी, तो इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में कौन करेगा? हसन गंगू। कौन करेगा? हसन गंगू। यहां चोल साम्राज्य आया है, तो चोल साम्राज्य के संस्थापक पूछा जाए तो इसका संस्थापक विजयालय, जिसमें आप देखोगे आगे चलकर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम प्रतापी शासक होंगे। तो ये वही चोल साम्राज्य है जो विजयालय के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, कौन सही सुमेलित है? एग्जाम में जब भी जाइए जल्दबाजी मत करिएगा। क्या पूछ रहा? सुमेलित पूछ रहा या गैर सुमेलित पूछ रहा? यहां पर झीलें दी हुई, यकीन मानिए यहां जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टॉपिक वाले आपके हो चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको सेम एज आपको सॉरी मिलने वाला है। तो यहां पर आपका कौन सही सुमेलित है ये पूछ रहा। तो झील से यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो झील में कौन कौन है? तो ये लोनार झील कहाँ है? तो ये आपका लोनार झील महाराष्ट्र में है। कहाँ? इसलिए पहला हो गया गलत, महाराष्ट्र में। और ये क्रेटर से निर्मित है। किससे? क्रेटर से। क्रेटर झील है, क्रेटर का मतलब उल्का पिंड गिरा, उससे निर्मित हुई है। दूसरा नक्की झील, ये आपको बताना है नक्की झील कहाँ है। तो नक्की झील ये भी हमने आपको बताए थे, यहाँ ये नक्की गलत है क्योंकि ये राजस्थान में। नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में है। अगला कोलेरू हमने कहा था कोलेरू का से केवल, ये केवल एक राज्य में फैली है, और एक राज्य का मतलब केवल हुआ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये वही कोलेरू झील है जिसके पास
सार का मतलब हुआ सतीश धवन। श्री हरिकोटा सतीश धवन सेंटर जो यही सार का जो स्थित है कोलेरू झील के पास ही स्थित है। पुलिकट ये झील ध्यान रखिएगा, ये 2 राज्यों में फैली है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके अलावा और पूछा जाए, ये चिल्का झील बहुत पूछता है, चिल्का झील, तो ये चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा वाली चिल्का झील भी ध्यान रखिए। बाकी झीलों के लिए आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको एक बार आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा? कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? खुला सागरी का मतलब हुआ जैसे भारत तो सीधे ये आपका महासागर से इसकी कनेक्टिविटी है सीधे, तो यहां पर एक स्थित है जिसे नाम क्या है? मुंबई। क्या नाम है? मुंबई। ये क्या है? मुंबई एक प्रकार का खुला सागरी बंदरगाह है। कौन सा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई खुला सागरी बंदरगाह। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित बंदरगाह। हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित बंदरगाह है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे क्या कहा जाता? एक करंट से आपका क्वेश्चन है, यानी सीईओ क्या कहा जाता? इन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के नाम से जाना जाता। और सीईओ के कौन पूछ रहा कि नीति आयोग के सीईओ कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए परमेश्वरन अय्यर को क्या बनाया गया? सीईओ बनाया गया है। सीईओ बनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी वाला। अब हम बात करें नीति आयोग, किसकी बात कर लेते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना पूछा जाए कब स्थापना हुई, तो ये ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती। कब होती है? 1 जनवरी 2015। किसके स्थान पे आया? तो ये आता योजना आयोग। पूछा जाए किसके स्थान पे आया? योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब? 15 जनवरी 1950 को हुई थी। 1950 को। तो इसकी कब हुई? 1950 को। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष ध्यान दीजिएगा, इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। अगले आइए, अब यहाँ जो ये सुरेश एन पटेल हैं, SCVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता, उसके अध्यक्ष हैं। ठीक, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? नहीं पूछ रहा तो खरीफ की फसल यहाँ नहीं ढूंढना, यानी रबी की फसल जो गांव से होंगे, रबी की फसल की पहचान करना है तो ऐसी फसलें जो आप कॉमन सेंस में यानी ध्यान रखिएगा। कॉमन सेंस का मतलब हुआ कि ऐसी फसलें जिनकी कटाई यानी मार्च अप्रैल में होती है। मार्च अप्रैल में कटाई होती है। मार्च अप्रैल बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका कौन त्योहार आएगा? होली। तो ऐसी फसलें जिनकी होली के आसपास कटाई होती है उन्हीं को क्या कहा जाता? यानी रबी की फसल। और रबी की फसल में कौन? गेहूं। आप कहेंगे सर गेहूं हो गया, और क्या हो गया? आप कहेंगे सर सरसों हो गया, आप कहेंगे सर चना हो गया, आप कहेंगे सर जौ हो गया। क्या हो गया? जौ हो गया। क्या हो गया? जौ हो गया। तो ये सब किसकी फसलें हैं? ये सभी किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रबी की फसल यहां पर कौन से? सरसों हो जाएगा। कौन सी? सरसों। आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सरसों हो जाएगा। बाकी याद रखिए कपास, ये आप इससे परिचित नहीं होते, ये खरीफ की फसल है। किसकी है? कपास खरीफ की है, मूंगफली भी खरीफ की है, मक्का भी खरीफ की है। तो बाकी फसलें खरीफ की आपकी लिखी गई हैं। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा नाथपा झाकरी। ये परियोजनाएं भी हमने नदी परियोजनाएं भी एक वीडियो में बना रखी, आप फॉलो तो कर लीजिए, बहुत सारा आपका वहां से कंटेंट मिल जाएगा। नाथपा झाकरी, ये नाथपा झाकरी देखो, नाथपा झाकरी किस पे यानी स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सतलज। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है? इंडिया है।
और इंडिया में हमने अभी बताया ये आपका सिंधु नदी, और इसके बाद ये सतलज, कौन सी है, सतलज। और इस सतलज नदी पर बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं। यानी सलाल, सलाल पूछे, सलाल दुलहस्ती, सलाल दुलहस्ती, सलाल पूछा जाए या फिर दुलहस्ती पूछा जाए या फिर नाथपा झा, सलाल दुलहस्ती, ध्यान दीजिएगा, सलाल दुलहस्ती ये दोनों किस पे हैं, सलाल दुलहस्ती ये पूछा जाए तो ये है चिनाब नदी पे, ये है चिनाब नदी पे। लेकिन नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी पूछा जाए तो ये किस नदी पे है, तो अभी हमने आपको नदी बताया सतलज, किस नदी पे है, सतलुज, ये किस नदी पे, सतलुज, नाथपा झाकरी सतलुज। और इसी सतलुज पे भाखरा, कौन सा, भाखरा, भाखरा नांगल, भाखरा नांगल बांध भी बनाया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य सिंचाई प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई। आओ यहां भागीरथी पे कौन सा बांध बनाया गया, टिहरी, भागीरथी पे कौन बना है, भागीरथी पे पूछा जाए तो इसका आंसर टिहरी हो जाएगा। नर्मदा पे कौन सा, धुआंधार, यहां धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात ये बहुत फेमस है जो नर्मदा पे बनाया गया है। ठीक, तो ये भी आगे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक ये कब का पूछ रहा है, 2021 का। लोकतंत्र सूचकांक में कौन यानी टॉप किया है, तो ये नॉर्वे। लोकतंत्र सूचकांक में कौन टॉप किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे। अब आपको कमेंट बॉक्स में भारत की स्थिति क्या है ये आपको बताना है, भारत का डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या है ये आपको क्या है बताना है। ठीक, तो यहां पर अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछता तो इसमें भारत कितने स्थान पे है, ग्लोबल हंगर, ये 2021 और 2022 दोनों ध्यान रखिए, कोई भी पूछा जा सकता। 2022 में भारत 107, इस वाले में भारत 101 पे था। ठीक, तो दोनों हमने आपको यहां पर बता दिए। इसके अलावा यानी जेंडर गैप, जेंडर गैप इंडेक्स और जेंडर गैप इंडेक्स और शांति पीस, इन दोनों में जब पीस होगी तभी आपका जेंडर यानी का महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है वो कम होगा। तो इन दोनों में भारत कितने हैं 135 पे है जेंडर गैप और पीस में। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का पूछा जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है 136 है, कितनी है 136। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है बाकू। बाकू किसकी राजधानी है, तो आपको पता है बाकू अजरबैजान, अजरबैजान। और ये किसके लिए, खनिज तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खनिज तेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाकू किसके लिए जाना जाता है, बाकू खनिज तेल के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में क्या है, फेमस है, जाना जाता है। बात समझ में आई। तो ये आपका अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी राज्य म्यांमार की सीमा को नहीं टच करता है, तो ये भारत है। भारत में आइए पूर्वोत्तर भारत, ये तो ये वाला अब हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये भी टच करता है। फिर आपका ये कौन हो गया, नागालैंड, ये भी आपका टच करता। ये अगला कौन हो गया, मणिपुर, ये भी टच करता। और लास्ट वाला जो ये है मिजोरम। तो ये क्रम से ये सभी राज्य किससे, म्यांमार के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर टच करते हैं। तो इसमें अब इसमें कौन, मिजोरम करता है, नागालैंड करता, मणिपुर करता, लेकिन त्रिपुरा नहीं करता। त्रिपुरा तीन तरफ से किससे घिरा है, तीन तरफ से बांग्लादेश से, तीन तरफ से किससे घिरा है, ये त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से क्या है, घिरा है। त्रिपुरा तीन तरफ से किससे घिरा है, बांग्लादेश से। किससे घिरा है, बांग्लादेश से, तीन तरफ से त्रिपुरा घिरा है। बात समझ में आई। आगे क्वेश्चन पे आई, प्रियदर्शिका किसने लिखा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, प्रियदर्शिका भवभूति, जयदेव, हर्ष, अश्व घोष। तो प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई, हर्ष के द्वारा लिखी गई है। कौन से शासक, तो प्राचीन काल में शासक हुए जिसका नाम क्या था, हर्ष।
हर्ष घोष। और ये अश्व घोष के द्वारा क्या, बुद्ध चरित, बुद्ध चरित पूछा जाए, बुद्ध चरित किसने लिखा, तब आंसर हो जाएगा कौन, बुद्ध चरित को किसने लिखा, अश्व घोष ने लिखा, अश्व घोष ने लिखा, अश्व घोष ने लिखा। अब आपको बताना है, और एक बुक बहुत पूछता है, कल्हर, कल्हर के द्वारा एक बुक लिखी गई राजतरंगिणी, कौन सी, राजतरंगिणी, कौन सी बुक लिखी गई, राजतरंगिणी। और इसमें कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है, कश्मीर के इतिहास। तो राजतरंगिणी पूछे तो उसमें कश्मीर का इतिहास है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हर के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, अगला कौन है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम पूछा जा रहा। इसी को क्या कहा जाता, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई गतिशील है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, बाहर से बल न लगाया जाए। यानी आप बैठे हो तो बैठे रहोगे, चल रहे हो तो चल रहे हो, अगर रहोगे, अगर कोई आगे पीछे से आपको धक्का न दे या रोकने की कोशिश न करे। इसी को क्या कहा जाता, लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये बात कौन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। कौन सा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। और न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है, उसी से बल की परिभाषा निकलती है, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा जो यम बराबर क्या है, यम में यम इंटू ए, यानी मास इंटू त्वरण बराबर ये बल होता। ये आपका न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। और न्यूटन के गति के तीसरे नियम को, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया क्या कहा जाता, क्रिया प्रतिक्रिया, क्या कहा जाता, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता। यानी आप एक चट्टा दूसरे को लगाए, बदले में दूसरा भी आपको मारे, तो यह है क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया आपने किया, प्रतिक्रिया मिला। तो ये आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। जैसे आप नाव से कूदते हो तो नाव पीछे से हल्का सा खसक जाती है, यानी तट से दूर। दूसरा, आप साइकिल एग्जाम्पल जरूर देखे हो, दो ऐसी साइकिल जिनका स्टैंड ना हो, अगल बगल उनका चुंबन करते हुए आप क्या करते हो, यानी उनको आप बिना स्टैंड के भी लगा पाते हो। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे आइए, 2020 वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ, इसकी मेजबानी किसने किया, तो इसकी मेजबानी की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसको जीता किसने है, तो इंग्लैंड के द्वारा है। इसको किसके द्वारा जीता गया, इंग्लैंड। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, इसकी मेजबानी किसने किया, ऑस्ट्रेलिया। इसकी मेजबानी किसने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा है, चकवी किस राज्य का प्रसिद्ध खाना है। तो एक वीडियो में हम पूरे भारत के जो प्रमुख यानी लोग खाना पीना का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी वीडियो लाने वाले हैं। तो चकवी किस राज्य का प्रसिद्ध खाना है, तो ये आपका है मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चकवी त्रिपुरा का खाना है। और यही त्रिपुरा में उत्सव जो मनाया जाता है, ये बहुत खर्ची पूजा, कौन सा, खर्ची। ये बहुत बार पूछा गया, खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कहाँ, त्रिपुरा में। दूसरा उड़ीसा आया, तो उड़ीसा का भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ रज पर्व, आपसे रज पर्व पूछे या धनु यात्रा पूछे, धनु यात्रा या नुआ नुआ खई, नुआ खई उत्सव पूछा जाए, धनु यात्रा, रज पर्व, नुआ खई, या फिर क्या पूछा जाए, जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा। ये सभी कहाँ मनाए जाते, उड़ीसा में। कहाँ मनाए जाते, उड़ीसा में मनाए जाते हैं। अगला मेघालय आया, तो मेघालय जो मेघालय है, यहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, वांगला। कौन सा, वांगला। मेघालय में वांगला। मिजोरम, यहाँ रम आ रहा, रम पी के घर पहुंचोगे, पत्नी से इतनी पिटाई होगी, वो भी चप्पलों से, तो आपका सारा नशा दूर हो जाएगा। तो ये कुटाई होगी। तो मिजोरम के दो आप ध्यान दीजिएगा, चप चार कुट, कौन से हैं, चप चार कुट प्लस चवांग कुट, चवांग 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 कुट, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों हैं मिजोरम में। कहाँ है, मिजोरम में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। किसको दिया गया, भूषण कुमार को दिया गया है। यहाँ गीतांजलि श्री, तो आपको पता है भारत के लोग ऐसे नहीं, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
प्रसिद्धि पाते हैं, जब भी पाते हैं। तो इनको क्या मिला है? इंटरनेशनल। इनको क्या मिला है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कौन सा? बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इनके द्वारा क्या? रेत की समाधि, कौन सी? रेत की समाधि पुस्तक लिखी गई है। समाधि, समाधि, रेत की समाधि। ये हिंदी में इन्होंने लिखा था, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के नाम से किया गया। कौन? टॉम्ब, टॉम्ब ऑफ सैंड। डेजी रॉकवेल। किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया? ये भी पूछा जा सकता। तो डेजी रॉकवेल, डेजी रॉकवेल के द्वारा इसका किस में किया गया? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो ये गीतांजलि श्री, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? तो ये डॉक्टर सिंथिया रोसेनजवेक को क्या मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर सिंथिया रोसेन यानी दिया गया। भारत का पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया? 1970, 1972, 1975, 1980। तो ये कब? 1975। पहला सैटेलाइट का नाम पूछे, ये नाम क्या था? आर्यभट्ट। किसके द्वारा ये किया गया? इसरो। इसरो किसके द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो ये ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इसरो। किसके द्वारा? इसरो। बात आई यहाँ इसरो की, इसकी स्थापना 1969। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अगर ये पूछा जाता है, वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, क्या इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यस सोमनाथ हैं या कोई और है? इसको आप बताइएगा, ये वर्तमान अध्यक्ष आखिरकार हैं कौन। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? यानी संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त सत्र का उल्लेख पूछे तो कौन सा है? अनुच्छेद है 108। जब भी इसको बुलाएगा कौन, यानी आहूत कौन करता है? इसको बुलाए पूछे आहूत, तो आहूत करते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसको आहूत कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको आहूत किया जाता। लेकिन संयुक्त सत्र की अध्यक्षता पूछे तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी क्या करता? अध्यक्षता करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां नहीं वाला पूछा है, कौन सही सुमेलित नहीं है? आगरा नदी, यानी कौन सा किस नदी किनारे है? आगरा, यमुना, वाराणसी, गंगा, अयोध्या, सरयू, कानपुर। आपको पता कानपुर किस नदी किनारे है? कानपुर गंगा नदी किनारे। ये है गलत, क्योंकि ये किस नदी किनारे है? कानपुर है गंगा, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लखनऊ पूछता तो ये लखनऊ गोमती, लखनऊ प्लस जौनपुर, लखनऊ प्लस जौनपुर, ये दोनों कहाँ है? गोमती। किस नदी किनारे हैं? गोमती। ठीक। गोरखपुर पूछे तो ये गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती। गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती। गोरखपुर राप्ती, गोरखपुर राप्ती। गाजियाबाद पूछा जाए, गाजियाबाद हिंडन, गाजियाबाद किस नदी किनारे है? हिंडन। गाजियाबाद किस नदी किनारे है? हिंडन। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस विटामिन को क्या कहा जाता है? स्कार्बिक एसिड कहा जाता है। किस विटामिन को क्या कहा जाता? स्कार्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक। तो देखो, विटामिन ए, विटामिन ए को क्या कहा जाता? रेटिनॉल। और इससे बीमारी कौन होती? रतौंधी। इससे कौन? रतौंधी होती है। अब विटामिन सी, इसे का नाम क्या है? स्कार्बिक एसिड। इसी का नाम क्या है? स्कार्बिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। क्या हो जाएगा? और विटामिन ई, ई ठोको, ई ठोको कहते ना, ई ठोको, तो इसका नाम कौन है? ठोको से टोकोफेराल, ई ठोको, टोकोफेराल, टोकोफेराल, टोकोफेराल किसका नाम है?
यानी विटामिन ई का। और विटामिन ई डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, सारे कुछ बताई दिए। विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमीन। इसका क्या है? थायमीन। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान दीजिएगा, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे और यहां प्रथम की बात हो रही है, तब आंसर क्या मारेंगे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, तब आंसर क्या लगाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर पूछे, भारत का डबल जी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब आंसर क्या लगाएंगे? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगर भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए, तब आंसर क्या लगाएंगे? लॉर्ड केनिंग। तब आंसर क्या मारेंगे? लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग मानेंगे। क्या मारेंगे? लॉर्ड केनिंग। यही अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछे, तब आंसर क्या मारेंगे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, ये गवर्नर जनरल पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर पूछा जाए, तब क्या आंसर लगाएंगे? भारतीय, तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। तो इतने क्वेश्चन आपके हैं यहां पर। सी राजगोपालाचारी। बंगाल का प्रथम डबल जी, तो अब वारेन हेस्टिंग्स। भारत का डबल जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय, लॉर्ड केनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम डबल जी, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। पूछा क्या है? भारत का यहां प्रथम डबल जी पूछा है। क्या पूछा? भारत का डबल जी। तो हमने देखो भारत का डबल जी क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला है सबसे पहला क्लोन किसका तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया डॉली। किसका? डॉली। और डॉली क्या थी? ये भेड़। क्या बनाई गई थी? भेड़। तो जो भेड़ की पहली क्लोन का मतलब हुआ कि देखो, एक तो नेचुरल तरीके से रिप्रोडक्शन होता, प्रजनन होता, फिर नए जीव की उत्पत्ति होती। लेकिन फिर प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? जब क्लोन का मतलब हुआ प्रतिरूप, आप जैसा प्रतिरूप बना दिया जाए। तो यहाँ भेड़, सीप की पहली वराय यानी ये क्लोन तैयार किया गया और इसी का नाम क्या था? डॉली। इसका नाम क्या था? डॉली। इसका नाम क्या था? डॉली। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये फोबोस और डीमोस ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। दो ही हैं। कौन? मंगल के हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा। सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या पूछे तो ये कौन है? बृहस्पति। इसकी क्या है? उपग्रहों की संख्या ज्यादा। उपग्रहों की संख्या ज्यादा। संख्या इसकी क्या है? ज्यादा। इसकी उपग्रहों की संख्या ज्यादा। कितनी है? 67 है। कितनी है? 67 है। और शुक्र को ही भोर का तारा, सांझ का तारा। भोर का तारा आपसे पूछा जाए या शाम का तारा, संध्या का तारा, संध्या का तारा किसे कहा जाता? शुक्र को कहा जाता है। अगला, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किसके द्वारा, जिसे क्या कहा जाता? सकल का मतलब हुआ ग्रास, हैप्पीनेस। ग्रास डोमेस्टिक हैप्पीनेस। जैसे जीडीपी होता है वैसे इसे किस नाम से जाना जाएगा? ग्रास हैप्पीनेस। ग्रास हैप्पीनेस, ग्रास हैप्पीनेस और ग्रास हैप्पीनेस, ग्रास डोमेस्टिक। यहाँ शब्द छूट गया, डोमेस्टिक। ग्रास डोमेस्टिक
जिसे शॉर्टकट में किस नाम से जाना जाता, जी, डी और एच। ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये भूटान, किसके द्वारा, भूटान के द्वारा विकसित किया गया। तो इसका आंसर क्या, लोग कितने खुश मिजाज हैं, ये सब इसमें दर्शाया जाता है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये भूटान, किसके, भूटान के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस राज्य में परीक्षा बांध है। देखो, एक तो जब भी एग्जाम होता है, परीक्षा नजदीक आती है, तो अंदर से बच्चे का वैसे धक धक करता रहता है, और मम्मियाँ जो होती माताएं, वो क्या और ज़्यादा बच्चे को परेशान करती रहती हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, फेल हो जाओगे, इज्जत लुट जाएगी, ये होगा वो होगा, तरह तरह के उलाहने आप सुनते पाते होंगे, हैं, पाते होंगे। तो ये माताएं क्या है, होती है, माताएं जो बेटा होता है उसको परीक्षा के समय बहुत ज़्यादा और यानी प्रताड़ित करने का आप काम करती हैं। तो यहाँ आप कहेंगे कि सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, तो माता, किसको, बेटा को, माता बेटा को परीक्षा के समय और ज्यादा परेशान करती हैं। तो यहां माता से कौन बांध निकल आया, माता टीला, माता टीला बांध, माता टीला बांध। और यहां परीक्षा से कौन सा बांध निकला, परीक्षा बांध, कौन सा निकला, परीक्षा बांध। और यहां अब नदी भी आपको मिल गया होगा, बेटा से बेटवा, नदी पूछे तो ये किस नदी पे है, बेतवा, किस नदी पे, बेतवा। तो ये इसका मतलब था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा। क्या आंसर हो जाएगा, बेतवा। तो ये थे आपके कौन से क्वेश्चन, आपके ये अभी तक हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं, ये सभी क्वेश्चन क्या थे, कौन, जी के, जीएस के। तो 25 क्वेश्चन हमने आपको यानी करवा दिया। अब इसी के बाद हिंदी वाले क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी वाले। तो यहाँ पर अब हम सीधे हिंदी के क्वेश्चन, फिर मैथ के आते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग मैथ के करेंगे। तो आपके सर आ गए तो वो करवा देंगे, नहीं तो हम आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। तो पहले तब तक सर का वेट कर लेते हो, हम लोग क्या कर लेते हैं, हिंदी वाले क्वेश्चन, यानी हम लोग क्या कर लेते हैं, हिंदी वाले क्वेश्चन। तो 51 नंबर आपका कौन है, हिंदी। हिंदी का क्वेश्चन क्या पूछ रहा, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, क्या आपके सामने क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बताइए। क्या बताना है भाई, भाववाचक। भाववाचक कौन संज्ञा है, तो जिनमें क्या लग जाए, अंत में पा लग जाए। जैसे दयालु से दयालुता, दयालु से दयालुता, मानव से मानवता, मानव से मानवता। तो दयालुता, मानवता, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो यहां पर एक में ही पा लगा, तो आप कहेंगे आंसर सर क्या होगा, यानी बुढ़ापा। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हर काम को देरी से करने वाला। जो हर काम देरी से करता है तो उसको क्या बोलते हैं, जो हर काम देरी से करता है, बहुत यानी कहते नहीं, दो चीजें होती है, अविलंब। अब अविलंब का मतलब शीघ्र, जो बहुत जल्दी में हो, शीघ्र। दूरदर्शी का मतलब हुआ बहुत सोच विचार के काम करे, बहुत सोच विचार कर, बहुत सोच विचार कर, बहुत सोच विचार के, तो उसको तो बोलते दूरदर्शी। अब एक ही ऑप्शन बचा, दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री का मतलब हुआ हर काम को देर से करने वाला, उसको बोलते हैं दीर्घसूत्री। अगला निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, जिसमें आपको कोई मोटिवेशन रोज करे, मोटिवेशन दे, तो उसी को प्रेरणात्मक क्रिया, दूसरे की वजह से आप काम करें। जैसे मेरे द्वारा आपसे या मेरे द्वारा आपसे लेख लिखवाया जाता है, तो लिखवाया जाता है, तो यहाँ क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ लिखवाना क्या हो जाएगा, लिखवाना, कुटवाना, पिटवाना, ये सब। अगला, अन्वय में कौन सी संधि है। हमने संधि की पहचान आपको बताई थी, संधि की हमने क्या बताई थी, पहचान आपको बताई थी। जब भी आधा अक्षर के साथ, आधा अक्षर के साथ या तो या आए वा या आवलिक, या तो या आए, क्या आए, या तो या आए, आवलिक वा आए, तो ये आपकी संधि कौन, या से आपका क्या बन गया, या है ये, तो ये बन जाती यार,
कौन सी संधि बन जाती है? यंर संधि बन जाती है। कौन सी यंर संधि बन जाती? तो आधार ना व आ रहा, आंख बंद करके जय श्री राम क्या लगा दो? यंर संधि। आप हिंदी का कुछ मत करो, ऐसे आप ट्रिक को अगर फॉलो करते रहो तो आप क्या यानी अच्छे से कर पाओगे। का आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यानी डी वाला इसका सही आंसर। इसको अलग अलग करें तो अनु प्लस आपका क्या बन जाएगा? अय। अनु प्लस अय बन जाएगा, अलग अलग इसका अगर करते हैं तो। अगला है अगला है अनल और अनिल। अनल माने होता है पावक अनल दहन दो हुतासन जात वेद वन्य किसानु। ये किसके पर्यायवाची? आपने पावक अनल, यानी ये अनल का मतलब क्या होता? आग। अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब होता आग, और अनिल का मतलब होता हवा। अनिल का मतलब क्या होता? हवा। किसमें? आग और हवा, बी ऑप्शन में है। अगला है धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन में कौन सा समास है? देखो, जब भी कोई प्रथमा विभक्ति से लेकर के, प्रथमा विभक्ति से लेकर के और विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, कौन? सप्तमी विभक्ति तक कोई भी अगर कोई ये आता है तो यहां पर कौन समास होता है? तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। तो धनहीन को धनहीन, इसका अलग अलग करो, धन से हीन। तो धन से हीन, यहां से आ गया, धन से हीन है तो धन से हीन यानी से आ गया, तो इसमें कौन सा? धन से हीन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द है, तो आपको बताए थे, ट्रिक बताए थे कि नहीं? फिर से बताते रहे। अगर टा ठा डा ढा अना, टा ठा डा ढा अरा, और क्या ये वाला सा या फिर ए वाला सा या फिर छा, अगला त्रा, अगला ज्ञा, अगला ये रा या ये ऊपर वाला रा या ये रा, जैसे आपका प्रा है ऐसे प्रा, तो ये, और ऐसे ऊपर वाला ये जैसे कृपा, ये रा, ये कहीं पर भी आपको दिखाई दें तो समझिएगा ये कौन सा? ये तत्सम। ये कहाँ आते हैं? तत्सम। कौन शब्द होगा? तत्सम। तो आइए, शब्द यहाँ ये रा लगा, यही लगाए, तत्सम पूछा, तो ये क्या आंसर हो जाएगा? अमृत। सही जवाब क्या हो जाएगा? अमृत। अगला, चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो द्युति। पहला ऑप्शन इसमें द्युति। द्युति माने क्या होता है? यानी इसमें क्या हो जाएगा? द्युति। द्युति माने होता है, द्युति माने ये आपका चंद्रमा का नहीं, बाकी राका, ये क्या है? एकापति। ये क्या होना चाहिए? यानी राकापति। राकापति ये आपका विधु हिमकर। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला ये गलत हो जाएगा। ये आपको बताना, द्युत माने विद्युत या बिजली, ये किसका है? यानी विद्युत का पर्यायवाची है। किसका है? विद्युत का पर्यायवाची होता है। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार के होते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम 5, 4, 6, 3, तो ये 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने? 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। कितने प्रकार के? 3। तो ये 3 कौन है? तो आपको बताना है। स्थावर का विलोम क्या होता है? तो इसका होता है जंगम। रटे होंगे जंगम का स्थावर। चंचल का क्या हो जाएगा? चंचल का आप बताइएगा, जो चंचल है स्थिर। चेतन का अचेतन, सचल का अचल या चल, तो ये आपका इसका विलोम हो जाएगा। अगला है शांत रस का। जो शांत रस का अस्थाई भाव होता निर्वेद होता है। क्या होता? निर्वेद होता। शांत का स्थाई भाव निर्वेद होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जब भी हम अर्थ के आधार पर किसकी बात करते हैं? वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य पूछा है। यहां पर क्या पूछा है? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जैसे प्रश्नवाचक वाक्य है, उसके बाद संदेहवाचक वाक्य, निश्चय, निश्चय, ये सब। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते 8। आ से अर्थ, आ से 8 रट लो भाई। आपको वहां ये नहीं बताना आ से अर्थ, आ से 8। अर्थ के आधार पर कितने वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं?
देखो दो, एक पेट के अंदर जो आग लगती है वो, और एक होती दावानल। दावानल जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल बोलते हैं। बड़वानल, बड़वानल कहाँ, पेट में। देखो दो हैं, एक आपकी होती है जठरानल। जठर रस कहाँ से निकलता है, पेट से। तो जठर रस पेट से, तो ये पेट से निकलती है, तो इसको बोलते हैं कौन, जठरानल, यानी पेट में लगने वाली आग। और समुद्र में जो आग लगती है उसको बड़वानल कहा जाता है। अगला, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब हुआ कि अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या हुआ, अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या हुआ, अनपढ़ होना। अगला, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहां जब एक ही अक्षर का रिपीटेशन हो तो वहां पर होता अनुप्रास। क्या होता है, अनुप्रास। तो यहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अगला, गदहा का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो गदहा का खर होता है, गदहा का धूसर होता है, गदहा का रासव होता है, लेकिन केतु ये झंडा का, केतु का क्या होता है, झंडा, निशान, पताका, पताका, ध्वज, ये सब किसके होते हैं, झंडा के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। मैं इसमें जनता, आजकल रेखांकित शब्द का वचन क्या है, शिक्षित हो गई है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। तो यहां पर जनता शिक्षित हो गई है, तो जनता ये एक वचन है। कौन है, एक वचन। अगला, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। तो ये राम घर गया था, ये किसका है, ये भूतकाल का उदाहरण है, काम हो चुका है। अगला, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है। तो लेखक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ये लेख से बना है। लेखक किससे बना है, तो लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय है, तो ये किससे बना है, तो ये लेख प्लस अक। लेखक आप, लेख प्लस अक, लेख प्लस अक से बना है, तो लेख धातु प्लस अक से बना है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी लेखक, लेख प्लस अक प्रत्यय हो जाएगा। अगला, बंदूक एक उपयोगी, बंदूक एक उपयोगी क्या है, शस्त्र। बंदूक एक उपयोगी क्या है, शस्त्र। ये यूपी ट्रिपल एससी या अन्य कई एग्जाम हुए तो इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा विवादित माना गया। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अभी आंसर की जो जारी की, शायद मंडी परिषद या किसी एग्जाम में पूछा गया था, वहां पर भी इसे शस्त्र माना है। तो दो चीजें होती है, एक शस्त्र होता है, एक अस्त्र होता है। ठीक, तो दो शस्त्र और अस्त्र। एक जो फेंक के चलाया जाए, यानी जो फेंक के चलाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अस्त्र। जो आपके पास ही रह जाए उसे शस्त्र बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्षमा की जाती है, क्षमा किया जाता है या क्षमा की जाती है, क्षमा कर दी है। अगला, घटना होती है, घटना होती है। क्षेत्र होती है नहीं, क्षेत्र होता है। तो हमने कहा जब भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो आप वाक्य बना लीजिए। रीति चलती है, रीति चलती है, तो यहां पर पुल्लिंग क्या बन जाएगा, क्षेत्र। पुल्लिंग क्या बन जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा। अगला शब्द फिर पूछा है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये किससे बना है, बी प्लस ज्ञान से, बी प्लस ज्ञान से। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। अगला, पर किस कारक का, में पर, यानी में या पर, ये किस में प्रयोग किया जाता है। तो ये किस में प्रयोग किया जाता, ये अब आपके मन में चल रहा होगा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। में पर कहते ना, में पर। अब कैसे, मेरा आप पर अधिकार है, में पर, मेरा आप पर अधिकार है, अधिकरण कारक, में पर अधिकरण। अधिकार जनाने के लिए अधिकरण, तो में पर इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, उल्टा हो गया। तेज खेलता है विराट, ए भी खेलता है विराट, ए भी। तो ये सही वाक्य क्या हो जाएगा, पहला वाला, विराट तेज खेलता है। अगला, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है सुख से रहना। चैन की बंसी बजाने का सही अर्थ है सुख से रहना।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंग्लिश का है। आई डिड नॉट, 76 से 100 तक क्वेश्चन जो हैं वो किसके हैं? इंग्लिश के हैं। किसके? इंग्लिश के हैं। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, तो हम ये इसका मतलब क्या हुआ? आई डिड नॉट इन्फॉर्म, मैंने आपको सूचित नहीं किया, एट ऑल बिल्कुल, यानी मैंने सूचित नहीं किया एट ऑल बिल्कुल। और यहाँ क्या हो जाएगा? एनीबडी या नोबडी, आप बताइए इसमें क्या होगा? तो इसमें यहां पर नॉट लग गया है तो डबल नॉट नहीं प्रयोग किए जा सकते, तो नोबडी होगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा? एनीबडी। तो यहां पर क्या भरा जाएगा? एनीबडी। डबल नेगेटिव एक साथ सेंटेंस में प्रयोग नहीं होते हैं। अगर यहां डिड नॉट ना होता तब नोबडी हो जाता, आई इन्फॉर्म्ड नोबडी एट ऑल ये लिखा होता तब हो जाता। यहां नेगेटिव हो चुका तो अगला नेगेटिव ये लेगा नहीं, आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी एट ऑल होगा। अगला, द सिनो एंटोनिम्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस का क्या होता है? इनजस्टिस। जस्टिस का इसमें इन लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? जस्टिस का अपोजिट इनजस्टिस, अन्याय होता है। क्या होता? अन्याय होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द सिनोनिम्स ऑफ एड्रॉयट, द सिनोनिम्स ऑफ एड्रॉयट। एड्रॉयट कहते हैं आप दक्ष है इस काम में, एड्रॉयट है, तो ये क्या है? ADROIT। एड्रॉयट माने होता है दक्ष, एड्रॉयट माने होता है निपुण, निपुण, एड्रॉयट माने होता है कुशल, कौशल है आपके, हुनर। एड्रॉयट माने होता है हुनर, यानी आपके अंदर क्या है? हुनर है। तो ये शब्द किसके लिए यहां पर प्रयोग होगा? स्किल्ड, स्किल्ड एड्रॉयट, सेम अर्थ वाले हैं। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन का मतलब किसकी है? पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब हुआ जैसे आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है? पदार्थवाचक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट साइलेंट लेटर लेटर्स, यहाँ पर भी पी साइलेंट है, साइकोलॉजी। यहाँ पर कनौ लदगे यानी नॉलेज का के साइलेंट है, यहाँ पर बीट साइलेंट है, डाउट बोलते, लेकिन यहाँ कैटल, यहाँ पर कोई साइलेंट नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक है, ही केम, वह आया, टू मी, मेरे पास, मिडनाइट, रात्रि को। तो जब भी रात्रि, सुबह, शाम ये शब्द प्रयोग किया जाता है तो वहां पर एट कंजक्शन का प्रयोग किया, सॉरी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? एट। तो यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, ही केम टू मी एट मिड। ही इज जूनियर, यानी चाहे जूनियर का प्रयोग किया जाए, जूनियर, सीनियर, सीनियर, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, जूनियर, सीनियर और प्रेफर, अगर ये प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ TO2 दैन का प्रयोग नहीं होता, इनके साथ क्या होगा? टू का प्रयोग होगा। क्या होगा? टू का प्रयोग होगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, देखो कौन सा इसमें बताना है, यानी प्लूरल है। क्या बताना? कौन सा शब्द इसमें क्या है? प्लूरल। अगला, इंडेक्सेज हो जाएगा, क्राइसिस का क्राइसिस हो जाएगा, एनालिसिस का एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन आपका बहुवचन बनाना एक क्राइटेरिया, क्राइटेरियम से बना है, क्राइटेरियम, क्राइटेरियम से क्या बना है? क्राइटेरिया। तो ये आपका जैसे डेटा, ये डेटा है, ये किससे बहुवचन बना है? इसका सिंगुलर क्या होता है? डेटम। तो ये आपका यूएम हटता है और यूएम के स्थान पे यूएम को हटा करके ए लगाते हैं और इस प्रकार ये बहुवचन बनता, तो यानी इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्राइटेरियम। क्राइटेरियम से बहुवचन मिलके क्या बना? क्राइटेरिया। अगला, अगला क्वेश्चन है, इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। ऑर्फन माने होता अनाथ, ऑर्फन माने क्या होता? अनाथ होता है। तो जो ऑर्फन अनाथ शब्द है ये आपका कॉमन जेंडर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए, अनाथ मेल फीमेल दोनों हो सकता, तो ये कॉमन जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला, नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो नील आर्मस्ट्रांग वाज, और ये फर्स्ट, तो यहाँ पर द लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? द फर्स्ट, यहाँ पर क्या लगेगा? द फर्स्ट मैन
टू वॉक ऑन द, यहाँ पर भी लगेगा द, तो यहाँ द यानी दी का प्रयोग किया जाएगा। अगला है एड द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड, यानी ऑक्स। तो ऑक्स का बहुवचन बनाने के लिए आपको पता है ऑक्स प्लस ईएन का प्रयोग किया जाता और ये बनता है ऑक्सिन। बहुवचन क्या बन जाता, तो इसका ईएन, इसमें क्या लगेगा, ईएन का प्रयोग किया जाएगा। अगला चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य बताना है। क्या बताना, सही वाक्य बताना है। तो ये क्या होगा, प्लीज लिसन, लिसन के साथ हमेशा हमेशा याद रखो, हमेशा हमेशा याद रखो। क्या याद रखो, यानी लिसन के साथ हमेशा TO2 का प्रयोग किया जाता है। छाटिए, लिसन टुवर्ड्स गलत, लिसन योर ये भी गलत, योर आप ये भी गलत। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, यानी सी वाला, प्लीज लिसन टू योर टीचर। आगे आइए, कंजक्शन, कंजक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट, ये कोऑर्डिनेट, कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हुआ दो चीजों को जब जोड़ने का काम जो करे। यदि मैं स्कूल जाऊंगा और वो कोऑर्डिनेटिव का मतलब हुआ एक दूसरे पर उनकी निर्भरता हो, विरोधाभास नहीं। यदि मैं परिश्रम करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, तो यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या हो जाएगा, इफ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या हो जाएगा, इफ। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, ही इज फास्ट राइटर्स, ही इज ए फास्ट राइटर, यानी वह एक तेज लेखक है। तो यहां पर फास्ट का मतलब तेज, तेज, धीमा, फुर्तीला, ये विशेषण की बात करता है। तो यहां पर आयन एडजेक्टिव, यहां पर क्या हो जाएगा, आयन एडजेक्टिव। अगला, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में contain a grammatical error, select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. यानी ये चार दिए गए, इनमें बताना है कौन सा सेंटेंस है कि पार्ट है जहां पर एरर दिया गया। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगेगा। बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट, इन द स्टेट, ये आपका सेंटेंस दिया गया। तो यहां पर स्टेट के साथ भी दा लगेगा, यानी कहीं पर भी कोई गलती नहीं। अगर यहां दा की बजाय ए लगा देता तब ये आपका गलती हो जाता, लेकिन यहां सारा कुछ सही लिखा है। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स द गिवन वर्ड। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है एकालाप, एकालाप, अकेले, जब अकेले बरबराते हो तो मोनोटोनस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इवेंटफुल, कंपलसरी, बोरिंग, मोमेंटस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोरिंग। इसका क्या, बोरिंग, क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये क्या बताना, वन वर्ड बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ये स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, ये स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड। अगला, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री और रीजन, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस, बच्चा। जहां बच्चा को, यानी बच्चों को रखा जाता है लालन पालन करने के लिए, जो झूला होता है, झूला ये बोलते हैं क्या, बच्चा वाला झूला क्रेस होता है। एंटिक का मतलब हुआ प्राचीन, प्राचीन वस्तुओं को क्या कहा जाता है, प्राचीन वस्तुओं को क्या कहा जाता है, एंटिक। तो यहाँ क्यूजाइन, क्यूजाइन जो होता है, कुजाइन, ये आपका खाना बनाने की कला, खाना बनाने की कला को क्या कहा जाता है, इसी को क्यूजाइन के नाम से जाना जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्ले विद फायर। ये आपका क्या मुहावरा है, कहते नहीं आग के साथ खेलना, प्ले विद फायर। प्ले विद फायर का मतलब हुआ कि सब कुछ, यानी सर्वस्व लुटाने के लिए, सब कुछ नाश होने के लिए तैयार रखना। तो इसका हो जाएगा, यानी जान जोखिम में डालना, सीधा सा मतलब ये है। इसका आंसर सी हो जाएगा, टू डू समथिंग डेंजरस, टू डू समथिंग डेंजरस। अगला है अबेंडन, अबेंडन माने होता त्यागना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्विट, अबेंडन माने होता त्यागना, त्यागना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्विट, क्विट माने होता है त्यागना। अगला है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगला, डिस्टर्बेंस,
अगला जीनियस, सही लिखा। अपॉर्चुनिटी, अपार ऐसे OPPOR, अपॉर्चुनिटी। अगला कॉन्शियस, ये भी सही लिखा है। जीनियस भी सही लिखा है। डिस्टरबेंस, यहाँ पर यानी गलत शब्द क्या है, डिस्टरबेंस, क्योंकि ये होता है डिस्टर, कहते हैं हमको BANC होगा, तो यहाँ ए की जगह जो ई लगा यहाँ ए आएगा। बाकी अपॉर्चुनिटी ये आपका भी सही है, तो गलत क्या हो जाएगा, ए वाला, पहला वाला है गलत। अगला क्वेश्चन है कि अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, जब अपनी आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही उसको बताने में जब आप असमर्थ हो जाते हो तो उसको क्या कहा जाता, तो आपके सामने इन आर्टिकुलेट, दूसरा एफ्लुएंट, अगला एलोक्वेंट, अगला है वर्बस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका इन आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट माने व्यक्त करना, लेकिन जब आप अपनी बात नहीं रख पाते हो तो इसको कहा जाता है इन आर्टिकुलेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें भी बताना है, तो बेनिफिट लिखा, अगला पथेटिक लिखा, अगला एक्वायर। तो यहाँ पर गलत कौन हो जाएगा, ये वाला गलत है, क्योंकि पथेटिक PATHETIC होता है, ये गलत है। बाकी बेनिफिट और ये सब एडवेंचर ये सही है। अगला है कि ये स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, यानी जो फिश को पकड़ने के लिए स्पीयर यूज किया जाता है उसको हरपून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरपून, इसको क्या बोलते हैं, हरपून बोला जाता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ट्रम्फेंट। ट्रम्फेंट का मतलब होगा होगी विजय, होगी विजय। तो होगी विजय, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता एक दिन और मिलेगी, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रम्फेंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विक्टोरियस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विक्टोरियस। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इसमें इसका स्पीच आपको चेंज करना है। सी सेड टू मी आई सा दिस ओल्ड मैन लॉन्ग एगो। तो सी यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका क्या सिंपल आपका वाक्य है, तो यहाँ पर सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। ठीक, यहाँ कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। यहाँ आई को बदलेंगे सी के अनुसार, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सा है पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड, और सी का क्या हो जाएगा, सीन। और उसके बाद दिस का क्या हो जाएगा, तो दिस का हो जाएगा दैट। आगे क्या हो जाएगा, ओल्ड, दैट मैन ओल्ड लॉन्ग, और एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर। एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर। तो आपका वाक्य क्या बना, सी टोल्ड मी, ए भी गलत, ए भी गलत, सी सेड, ए भी गलत। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला वाला सी टोल्ड मी दैट सी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग बिफोर। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही। तो ये थे आपके क्वेश्चन। तो हमने आपको कौन सा, हिंदी वाला सेक्शन, जीके जीएस वाला, इंग्लिश वाला आपको करवा दिया। कुल मिला के 75 क्वेश्चन हमने आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं। अब इसी के आगे का जो सेक्शन है मैथ वाला, आपके कौन, सोनी सर आपको करवाएंगे। तो सोनी सर आ रहे हैं, आप उनका तब तक वेट करिए। तो आगे का सेक्शन कौन आपको सोनी सर कराने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं तक, ठीक। तो सोनी सर से आप क्या मैथ आप करिए, बाकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी लोगों को कर दीजिए। और आप भी लाइक नहीं किए, लाइक और दबा के यानी इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों। तो अभी तक आप लोगों ने जीएस के, हिंदी के और इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आप लोग इनकी बेसिक्स को समझ चुके हो, इसीलिए पूरा सेट सॉल्व करने के लिए इस वाली क्लास में हो। देखिए सवाल यहाँ पे पूछा गया, शुरू कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे सभी स्टूडेंट मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। आइए हम लोग आज की क्लास के पहले सवाल पर आते हैं। तो पहला मैथ्स का क्वेश्चन ये रहा कि एक नल है, ए और बी एक खाली, क्या लिखा भाई,
नल ए और बी एक खाली टंकी को 30 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल है सी जो पूरी भरी टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोलते हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आप पढ़ चुके हो इसको, थोड़ा स्पीड में देखो भाई। ए है, बी है और सी। अच्छा, ये दोनों भरते हैं मतलब प्लस है, लेकिन सी वाला खाली करता तो ये माइनस में रख लें। अब देखो ना, ये 30 मिनट में भर देगा जो पहली टंकी थी। दूसरा वाला जो नल है ना वो 60 मिनट में भर सकता है, लेकिन जो खाली करने वाला है वो 45 मिनट में ही खाली कर देता है, 45 मिनट में। अब हमने तीनों को खोला, मतलब ये दोनों खुले प्लस प्लस में और ये खुला माइनस में। तीनों का एलसीएम ले लो, मतलब ऐसा नंबर ले लो जो तीनों से कट जाए, तभी तो हम बता पाएंगे आंसर फटाक से। तो भाई तीनों का एलसीएम मेरे पास में आया 180। अब 180 आया मतलब हमें ये समझ लेना है कि जो टंकी की कैपेसिटी थी वो 180 लीटर की थी। अब 180 लीटर है और ये 30 मिनट में तब भर देगा जब 3 से काटेंगे 0 0 3 6 18, मतलब हर मिनट में 6 लीटर भर रहा था ये, तभी तो 6 6 6 करते हुए 30 मिनट में 180 लीटर भर दिया इसने। अब बी वाला 60 मिनट में भर सकता था क्योंकि वो हर मिनट में 3 लीटर भर रहा था, 6 3 18, लेकिन 45 मिनट में तब खाली कर सकता है जब 45 चौके ये 4 लीटर खाली करता। तो ये तो सब प्लस में है, ये माइनस में। इनका एक दिन का मेरे पास आ गया कि 1 मिनट में ये कितने लीटर भर सकते हैं। कैसे? 1 मिनट में भर जा रहा है, 1 मिनट में भर जा रहा 6 3 और 4, तो 6 + 3 प्लस में, लेकिन ये माइनस। 6 में से 3 जुड़ेगा, 6 3 9 और 9 से 4 घटा देंगे तो मेरे पास आंसर आया 5। अब 1 मिनट में 5 भाग भरना है 180, तो 180 लीटर को 5 5 के हिसाब से कितना टाइम भरने में लगेगा? 5 × 15 और 15 5 36, टोटल 36 मिनट लगेंगे अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो। अब चूंकि ये वाला प्रोसेस आप पढ़ चुके हो, बेसिक से भी, जुगाड़ से भी, आपके अपने इसी YouTube चैनल पर भी और एप्लीकेशन पर भी, तो इसलिए हम लोग स्पीड में आते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। ना समझ में आए तो पुनः एक बार और देख लेना इसको। देखो सवाल यहाँ पर इस बार ये है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 60 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने 20 दिन में पूरा किया। उनकी टोटल कमाई इनकी है, और ये देखते हुए कि उनकी कमाई उनके काम के अनुपात में है तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखो ये वाली लाइन अगर नहीं भी लिखी होती कि जो रुपए डिवाइड करने हैं वो काम के हिसाब से डिवाइड करने हैं, तो भी आपको ये समझना होगा कि जो जितना काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी अर्थात क्षमता, कार्य क्षमता ज्यादा है उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको कम रुपए मिलेंगे। इस हिसाब से यहाँ पर रुपए को विभाजन करना होता है। देखो 3 लोग हैं, ए है, बी है और जो सी है उसका पता नहीं, लेकिन सी के लिए एक बात पता है कि ए बी सी जब तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में करते हैं। देखो ना, ए किसी काम को 60 दिन में, बी उसी काम को 90 दिन में, और सी की सहायता से उन्होंने जब करा तो फिर 20 दिन में काम समाप्त। इन तीनों का जो एलसीएम है वो निकाल लो, फटाक से सी का भी मान पता चल जाएगा, अभी नहीं पता था। ठीक है, वैसे देखिए तो 60 90 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 180। फिर से तो 6 × 18 180, 9 दूनी 18 180, और ये 20 से मैं डिवाइड करूंगा ना, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18 मतलब 9 आएगा। अब आप मुझे बताओ a + b + c कितना है? 9, जबकि a और b कितना हो रहा था? 3 2 5। 3 2 5 में कितना जोड़ते जिससे 9 हो जाए, तो आपको पता चला 4। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब जो c की वैल्यू है ना वो 4 से काटने पे, 4 से किसको काटते? इसको 4 से डिवाइड करते, पता चलता c पर डे कितना काम कर सकता था? 45। सी 45 दिन में पूरा काम कर सकता था। अब ये देखो कि इन तीनों का एफिशिएंसी आ गई, क्षमता में अनुपात आ गया मेरे पास। तो क्षमता में जो अनुपात है या फिर जो रुपए डिवाइड करे जाएंगे ना, वो किस रेशियो में करे जाएंगे? इस वाले में, 3:2:4 में। और सवाल यह कि ये देखते हैं उनकी कमाई का कितना, तो सी का कितना हिस्सा बनेगा, मतलब 4 का हिस्सा बता दो। तो भाई पहला वाला 3x है, दूसरा वाला 2x है, तीसरा वाला 4x है, और पूरे रुपए जो थे वो कितना है? 3600। बराबर में मैं 3600 करूंगा, क्यों? क्योंकि इन तीनों का योगफल इतना है, 3 2 5 4 9, 9x बराबर 3600। तो आप मुझे बताओ, 9 से काट डालूंगा, 1x बराबर आया 400 और 1x बराबर 400, लेकिन c को कितना मिल रहा था? 4 के यूनिट में। तो c के लिए 4x का मान बता दो, 4 × 400, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1600 रुपये उसको मिलेंगे। अब आप लोग बताओ, मुझे बात समझ में आ गई कि नहीं? 16,000, अच्छा 36,000 था, तो चूंकि जब 36,000 है तो डिवाइड करेंगे 4,000 और 4,000 से गुणा करके ये बनेगा 16,000। ये सी का हिस्सा हो गया।
कोई दिक्कत तो नहीं हुई? एक बार और देख लो कि पहले हमने ए और बी को देखा और इन तीनों को देखा, इन तीनों का दिन दिया गया, हमने टोटल एलसीएम निकाला कि काम कितना करना था। 60 के हिसाब से डेली 3 काम करेगा ये, 90 के हिसाब से डेली 2 काम करेगा, और ए बी सी तीनों मिलकर के 9 कर रहे थे, मतलब 3 2 5 यही हुआ। ए बी को घटा दे 9 से, 5 घटा देंगे तो बचेगा 4, मतलब सी डेली 4 कर रहा था। अच्छा 180 करेगा 4, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, मतलब टोटल 45 दिन में करा। फिलहाल तो इससे मतलब नहीं था, लेकिन हमें यहाँ पर जो कार्य क्षमता आई ना कि डेली कितना काम कर रहे हैं, ए डेली 3 काम, बी डेली 2 काम, सी डेली 4 काम, तो सबसे ज्यादा रुपए कौन पाएगा? जो ज्यादा काम कर रहा, मतलब सी को ज्यादा मिला। अच्छा बी सबसे कम काम कर रहा था 2 को यूनिट में, तो उसको 2 के अनुपात में रुपए मिलेंगे, ए को 3 के अनुपात में रुपए मिलेगा। कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग वेतन को डिवाइड करा जाता है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। यहां सवाल ने यह बोला कि शिल्पा ने 3 घंटों में 20 किलोमीटर की गति से और उतनी ही दूरी को 15 kmph की गति से तय करा। शिल्पा की औसत गति बताइए, एवरेज गति बताइए। 3 घंटों के लिए 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से और उतनी ही दूरी को 15 kmph की चाल से चलती है। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी इस सवाल को लगाने में? जल्दी बताओ। देखो अगर कभी भी डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर, ये भी x दूरी ये भी x दूरी, एक बार जितनी दूरी चली गई है एक चाल से, किलोमीटर पर आवर के चाल से, उतनी ही दूरी चली जाए दूसरी चाल से, 15 kmph की चाल से, तो हमेशा याद रखना, तभी हमेशा एवरेज स्पीड जो होगी वो एवरेज स्पीड आएगी 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ ab अपॉन a प्लस बी। लेकिन ये तभी है, और जहां पर ab दोनों चालें हैं, ये तभी लगेगा जब 2 अलग अलग चालों से समान दूरी को चला जा रहा है, समान दूरी को। तो मेरी बात, इस सवाल में 3 घंटे का यूज नहीं करते, क्योंकि हमें क्या बोला गया, उतनी ही दूरी को वो इस चाल से चल रहा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ये 20 किलोमीटर की चाल से, 15 किलोमीटर की चाल से, और 20 और 15 कितना 35। तो मेरे पास 2 गुने 20 गुने 15 और नीचे आ गया 35, काट डालो, 5 तियां 15, 5 सते 35, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 दूना 6 दूना 12, 120 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 एकम 7, मेरे पास 50 बचा, 7 सते 49 बचेगा, 1/7, 17 सही 1/7, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा मेरे पास में एवरेज स्पीड। बताइए बात समझ में आ रही? ये वाला फार्मूला कब लगाओगे आप? याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब समान दूरी को 2 अलग अलग चालों से चला जाए, तो एवरेज स्पीड बराबर दिस। चलिए जहां पर भी कोई दिक्कत होगी क्लास को थोड़ा सा रोक के देख लो, चाहे बात समझ में आ रही है, या फिर बार बार रिवाइंड करके देख लो। अगर दिक्कत आ रही हो, समझ में सारी चीज आएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और एक एक सवालों से हम लोग इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को करना सीख लेंगे। इस बार सवाल यहां पर यह कि रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को बेचा, सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। अब यदि गणेश ने 44 रुपए का लाभ अर्जित करा है, तो सवाल है कि रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना था। रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को, अच्छा रमेश है, समझिएगा, जहां दिक्कत होगी वहां बताइएगा, सुरेश है और कौन है? रमेश है, सुरेश है, और एक आदमी और है, कौन है? गणेश। सवाल में हम मान ले कि रमेश ने ना 100% पर खरीदा था, तो जो सुरेश होगा या 100 रुपए का खरीदा था, हमें 100 के मान बताना है। सुरेश को इसने बेचा 10% लाभ पर, इसने 110% पर बेच दिया इसको, ठीक है। अच्छा गणेश को क्या किया, सुरेश ने गणेश को जितने का खरीदा उसका 20% लाभ पर गणेश को बेचा, मतलब ये 110% का 120%, जितना भी रुपया था ना, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। अभी क्या हुआ कि अभी गणेश को बेचा, और यहां पर लिखा है यदि सुरेश ने 44% का लाभ अर्जित करा है, 44% का। अच्छा लाभ कैसे निकालते हो आप? लाभ ऐसे निकालते हो ना, ये परसेंट था तो इसलिए परसेंट को मैं ऊपर नीचे कर दूं। लाभ हम लोग ऐसे निकालते हैं कि इसने कितने का खरीदा और कितने का बेचा, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, वो दिखाता है कि लाभ कितना है। डिफरेंस ही तो बताते हैं। तो इन दोनों में अंतर है कितने का? देखो इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों जगहों से हम ले लेते हैं कॉमन 100, ले लेते हैं कॉमन 110/100। चूंकि ये बड़ी वैल्यू थी तो इसको पहले लिख लो, 120/100 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ना बचा, मतलब 1 बचा। बराबर में कितना रुपया का फायदा हुआ, ये सवाल में लिखा 44 रुपए का। 100 एकम 100, 120 से घटाऊंगा तो 20/100 आएगा।
अच्छा ये हो गया 100 इंटू 110/100 बराबर में था 44। तो मैंने अगर इसको 0 से 0 को उड़ाया, इस 0 से इस 0 को उड़ाया, 11 से काट डालूंगा, 11 चौके 44, 2 से डिवाइड करें 2 दूना 4। तो मेरे पास में 100 की वैल्यू आ रही है। 100 की वैल्यू, इधर 2 0 थे ना तो चिपका दो, इधर आ जाएगा 200। 100 की वैल्यू आ रही है 200। मेरे पास सवाल ने क्या पूछा कि रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य बता दो। तो रमेश के लिए 100 यूनिट की वैल्यू थी, 100 बराबर आ गया 200। मतलब 100% का जो मेरे पास मान आया, ये जो 100% का मान आया, वो जो 100% का मान आया वो कितना आया? 200। बहुत तरीके थे, आप इसको x मान लेते, समझ रहे हो? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 44 रुपए। इसने इतने का खरीदा, 110% लाभ पर उसने बेच दिया था, तो इसने 110 पैसे पेमेंट करे, और जितना पेमेंट करा उसका 120% बढ़ा करके इसको बेच दिया। अब लाभ इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस ले लिया, सवाल का आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? चलो, इन सभी कॉन्सेप्ट पर आपसे हमारी बात हो चुकी है। कहां पर? आपके अपने ही इसी YouTube चैनल पर भी, और एप्लीकेशन में, जहां पर हम लोगों ने सिस्टमेटिक इस चीज को पढ़ा है। देखिए, सवाल है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 4200, 6 साल में 6000 हो जाती है, तो जो ब्याज की दर है वो बतानी है। अब ब्याज दर बताने के लिए आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता दूं। ब्याज दर के लिए 1 साल का ब्याज निकाल लो कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला, ठीक है, और इसको भाग दे दो मूलधन से, जितना रुपया था, कि कितना भाई मूलधन से कितना रुपया ब्याज मिल रहा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का, तो ब्याज दर मिलेगा। अब इस सवाल में मूलधन भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है कि कितना रुपया हर साल बढ़ रहा था ब्याज के रूप में, लेकिन ये फिक्स है कि भाई साधारण जो ब्याज होता है वो हर साल समान रहता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल अगर सेम रहता है, तो आप मुझे बताओ, अगर कोई धन 3 वर्ष में 4200 हो जा रहा है, 6 वर्ष में 6000 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो 3 साल का ड्यूरेशन है ना, 3 साल का, इसमें कितना बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे सर जी 2800, नहीं 1800 बढ़ रहा है। 3 साल में अगर 1800 बढ़ा, तो आप मुझे बता दो 3 वर्ष में अगर 1800 ब्याज मिला 3 वर्ष में, तो क्या बता नहीं सकते कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? बोलो, हर साल समान रहता है ना, तो 1 वर्ष के लिए 3 से काट डालूंगा, 3 छक 18, मतलब 1 वर्ष का ब्याज तो मुझे मिल गया कि 600 रुपया। लेकिन अभी आ जाओ कि मूलधन कितना था, उस पर उसको निकालते हैं। तो भाई 3 साल में 4200 हो जाएगा और 3 साल में 1800 बढ़ा है, तो जब 3 साल में 600 रुपये में हर महीने घटाऊंगा, तो इसको 1800 घटा देंगे, मतलब हम पहुंच जाएंगे मूलधन पे। और 4200 से अगर 1800 माइनस करते हैं, 2 जीरो का 2 जीरो, 12 से 8 तो 4 बचेगा, 3 से 1 तो 2, 2400 रुपये मूलधन था जिस पर ब्याज मिला 600। 2400 पर 600 मिल रहा, मल्टीप्लाई 100 का करो, प्रतिशत बता दो कि कितने % का रेट लग रहा था। है नहीं आसान? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 2 जीरो काट डाला मैंने 6 चौके 24, 6 दाम 100, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, हो गया मेरे पास 25%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लास्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है इस सवाल में? थोड़ा सा भी होगा या आएगा तो हमसे आप क्या करेंगे, शेयर कर दीजिएगा। इस सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है? अब मुझे इसका हर एक नंबर का वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाग विधि मेथड से, समझ रहे हैं? या फिर आपको जुगाड़ पता है तो जुगाड़ से निकाल के बताइए, बट जुगाड़ हो जाएगा फेल, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेसिक से भाग विधि से आएंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है, उससे भी हम इस सवालों को देख सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि बाबूजी किसी भी नंबर के लास्ट में हो क्या सकता है? तो आप कहेंगे सर 0 हो सकता है। किसी भी नंबर के लास्ट में 1 होगा, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9। क्या और कोई डिजिट हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, क्या किसी भी नंबर के आखिरी में इन 10 डिजिट के अलावा कुछ हो सकता है? 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक, अगर 12 रखोगे तो 12 में लास्ट में 2 आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा कोई नंबर लेता हूं जिसके आखिरी में 5 हो और मैं करूं इसका वर्ग, तो इसके वर्ग में ना, इसके स्क्वायर में जो इकाई का अंक होगा
यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक, वो कितना होगा? तो आप क्या बताएंगे? लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 का, मुझे इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। समझ में आ रही बात? अगर हम 6 का, लास्ट में 6 है और इसका मैं स्क्वायर करूं तो वर्ग करने पे 6 गुने 6 36 का इकाई अंक क्या मिलेगा? 6। अच्छा, मैं अगर 4 का स्क्वायर करता हूं तो भाई आखिरी में 4 है, आखिरी में 4 से गुणा होगा, 4 चौके कितना आएगा? 16 का 6। समझ में आ रही बात? अगर किसी आखिरी के नंबर में 3 है और मैं स्क्वायर करूं तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। ऐसे ही लास्ट में 7 है तो 7 का स्क्वायर करें, 7 7 49 का क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ऐसे में कहूं लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 है, और अगर मैंने किसी आखिरी नंबर के 8 है और 8 8 64 का कितना मिलेगा? मुझे 4 मिलेगा। किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, और अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 9 9 81 का 1 मिलेगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है भाई तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। अब आप बताओ, जब इतने ही नंबर आखिरी डिजिट पे पॉसिबल हैं तो उनके स्क्वायर में भी तो इतने ही नंबर पॉसिबल बनेंगे, मतलब 5 6 9 4 1। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग कहलाता है। मेरे को बताना है पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं है। तो जो ये डिजिट हो सकते हैं, जिसमें लास्ट डिजिट रखा जा सकता है 0 1 4 9 6 5, वो तो हो सकता है। क्या चीज हो सकता है? पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन जिसके आखिरी में ये 6 डिजिट नहीं है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आखिरी में 6 है हो सकता है, आखिरी में 4 है हो सकता है, आखिरी में 6 है हो सकता है, आखिरी में 2 नहीं होता है। मतलब ये कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक पर कभी 2 7 2 नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? किसी भी इकाई अंक के स्थान पे कभी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 5 6 हो सकते हैं, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 और ये 0 हो सकते हैं। ये 4 डिजिट हैं जो कभी नहीं हो सकते। अगर ये कभी रखे हैं आखिरी में और कह रहा बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो बता देंगे वो नहीं है। बातें समझ में आ गई है? सारी बात क्लियर है ना? से यस। चलो इसको बता दो भाई। सवाल है कि किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है। संख्या क्या है? कोई संख्या है, नंबर है x, उसके 2/4 है इसका, इस वाले x का 2/4 समझते हो, 4 में से 2 हिस्सा। इनके बीच में जो अंतर है वो है सवाल में 60। कोई दिक्कत? अरे भैया 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से गुणा करेंगे 2x माइनस x इंटू 1x बटे 2 और बराबर में 60। 6 का गुणा कर लो, 6 दूनी 12 120, और यहाँ बताओ 2x से 1x घटाओगे तो 1x पाओगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। कहाँ दिक्कत है? कितना आसानी से सवाल हो जा रहा। बहुत देखो, कुछ क्वेश्चंस तो हैं जो बड़े आसान हैं, कुछ ही हैं जो थोड़ा सा टाइम आपसे ले रहे हैं, और आपको तो टाइम देना आता है ना किसी भी चीज को, सवाल को लगाने के लिए। चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने सीखा था। मेरे से पूछा a अनुपात c। पहले देखो पूछा क्या, तो a अनुपात c बतलाने के लिए मैं इसको a बटे c लिख सकता हूं, है ना? सेम चीज। अभी मुझे लाना है ऊपर a नीचे c, तो इसके लिए ये वाला उठाओ, a अनुपात b, इसको लिख सकते हो a अपॉन b। ऊपर तो a आ गया बट नीचे b आ गया, b को हटाने के लिए ये आओ, b बटे c लिख दो इसको, b अनुपात c को, और मल्टीप्लाई कर दो तो b खत्म, ac बचा। बस वही चीज हम काम कर ले नंबर के साथ में। नंबर के साथ में कैसे कि इसको लिख दो 3/7, इसको लिख दो 7/9, यहाँ पे खत्म क्या, 7 7 खत्म, 3 एकम 3 3 9, मेरे पास 1/3 आया, मतलब 1:3 आएगा। 1:3 हो जाएगा। एक तरीका और है कि तीनों को साथ में बता दो, फिर एक a और c की वैल्यू को उठा लो तो भी हो जाता। बट ये वाला मुझे ज़्यादा आसान लगता है कि जब 3 वैल्यूज को अलग अलग दे करके इकट्ठे 2 का पूछा जाए। इस सवाल में कहा गया कि 4 अंकों की ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो? बताइए। 4 अंकों का नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर हो। अगर मैं आपसे जुगाड़ की बात करूं तो भाई साहब इन सब से विभाजित है, प्रत्येक से विभाजित है।
24 से 30 से 36 से। और अगर आपको एक रूल पता हो, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, तो आपने पढ़ा है। जैसे 24 हम तो निकालेंगे एलसीएम, बेसिक से देखें तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल करके 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, इसको भाग देंगे, जो भी एलसीएम आएगा मैं आपको लिख के बता दूं, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, 9999 को इन तीनों का एलसीएम से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा यहाँ पे वो नंबर घटा देंगे, ठीक है। 9999 से जब हम एलसीएम से भाग दे देंगे ना, तो इससे शेषफल घटा देंगे और फिर जो नंबर बचेगा बस वही हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? यही नंबर हो जाएगा आंसर। ये बेसिक है। तो आप पहले एलसीएम निकालोगे, फिर बाकी जुगाड़ ये कहता है कि भाई जो 24 है, 30 है, 36, आप ऐसा नंबर उठाओ ना जो इनके फैक्टर्स से डिवाइड हो जाए। डिविजिबिलिटी रूल 36 का आता नहीं, 20 30 का आता नहीं, 24 का आता नहीं, तो ऐसे नंबर उठा लो। जैसे इसको लिख सकता हूँ 8 3 24, इसको लिख सकता हूँ 3 गुने 10, इसको लिख सकता हूँ 9 चौके 36। जो आसान सा रूल है ना वो उठा लो। जैसे हम कहते हैं कि 9 से, अब 9 का रूल क्या कहता है, 9 का नियम है रूल ऑफ 9, क्या कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो, सम ऑफ डिजिट ले लो, सम ऑफ डिजिट, और वो 9 से डिवाइड हो जाए, सम ऑफ डिजिट। 1 मिनट दीजिएगा। क्लास लगा दी केवीएस की, अभी एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सम ऑफ डिजिट क्या, 9 का नियम कहता है कि आप संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए और फिर भाग दे दीजिए। अब 9 का नियम क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट, मतलब मैंने क्या करा, चूंकि बताना है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये मुझे दिख रही, ये बी ऑप्शन। वैसे मैं सबको देख लूँ, 9760, अगला नंबर 9960, अगला नंबर 9840, आखिरी है 9720। तो ये अच्छा लग रहा था 9 का नियम, इसलिए इसको लगा रहे। 9 खत्म, 7 6 13, 13 मतलब 4, तो ये नंबर डिवाइड नहीं है। 9 से 9, 9 से 9 खत्म, 6 बचेगा शेषफल, डिवाइड नहीं है 9 से। 9 से 9 खत्म, 8 4 12, 2 1 3, ये भी डिवाइड नहीं है। लेकिन 9 खत्म और 7 2 9, 9 फिर से खत्म, ये नंबर डिवाइड था 9 से, और इसका मतलब ये वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन सबसे भी कट जाएगी। एक का नंबर बचा तो वही कट जाएगा सबसे। ये था जुगाड़ जिसको हमने समझाने की कोशिश करी। एक बार अगर आपको लगता है कि सर फिर से बता दीजिए, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात भाई? चलो इस पर आओ। यदि किसी भिन्न के हर में डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न हो जाता है 1/2, और यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का योगफल बताइए। हमने माना कि जो भिन्न का अंश और हर है ये है x/y। अब क्वेश्चन पर आते हैं। भिन्न के हर में मतलब y में जब मैं 1 जोड़ता हूं तो नंबर 1/2 हो जाता है, और जब भिन्न के अंश में x में 1 जोड़ता हूं y वही रहता है तो भिन्न हो जाता है 1। सवाल कह रहा भिन्न के अंश और हर में योग। तो पहले हम x और y का मान निकालते हैं। देखो ये गुणा किया 2x हो गया, बराबर ये हो गया y प्लस में 1, इधर पक्षांतर करोगे 2x माइनस y बराबर में 1। एक इक्वेशन ये बना, अरे यहाँ 2x है ना, ये देखो एक इक्वेशन ये बना। इससे देख रहा हूं कि जब हर में एक अंश में 1 जोड़ा था तो भिन्न हो जाता 1। y का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इधर है x प्लस 1,
मैं पक्षांतर कर लूं तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस में 1। अब मैं इसको और इसको दोनों को मिला के सॉल्व कर लूं बस सवाल में आंसर से। तो एक इक्वेशन मिला 2x माइनस वाई बराबर g1। हम ऐसा भी कर सकते थे कि ऑप्शन से देख लें, लेकिन ऑप्शन में अगर फ्रैक्शन होता तो बड़ी जल्दी लग जाता, भिन्न है नहीं ऑप्शन में, तो हमें इसी बेसिक से लगाना पड़ेगा। दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। अगर मैं इस y को हटाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ना घटाना पड़ेगा। जैसे घटाओगे साइन इसका माइनस था प्लस हो जाएगा, ये होगा माइनस था प्लस, तो वाई वाई खत्म, ये घटेगा 2x से 1x घटाओगे x, और ये चूंकि जुड़ जाएगा 1 1 2, तो x के बराबर में तो आ गया 2। अभी y के बराबर क्या है वो देखो, x बराबर 2 आ गया। अगर मैं इस वाले इक्वेशन से आऊं और जहां पर x था वहां पे रख दूं 2, तो 2 माइनस वाई बराबर में 1 है, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2। मेरे पास नंबर आया माइनस में y बराबर माइनस में 1, इसका मतलब y बराबर 1। ये मेरे पास नंबर आ गया। बताओ, अभी कह रहा कि अंश और हर का जो योगफल है वो बता दो। तो जब अंश 2 हो गया, हर 1 हो गया, ये 2 है ये 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 3। 3 कहीं नहीं दिख रहा, ऑप्शन मिस टाइप है। वैसे अगर मैं इसको चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है भाई, हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसके लिए आए और यहां पे लिखा 2/1। अब इसकी प्रॉपर्टी पर आ जाओ भाई, प्रॉपर्टी पर आओ और देखो हमारा आंसर जो है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। 2x, ये मैंने 2x करा, y करा, y प्लस 1 हो गया, इधर पक्षांतर किया 2x माइनस प्लस वाई, ये y था, y इधर लाए x माइनस वाई, ये इधर गया माइनस वाई। सो 2x माइनस वाई बराबर 1 है, x माइनस वाई बराबर दिस। हमने जब माइनस किया है तो यहाँ पे साइन हो गया प्लस का माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये खत्म। 2x से 1x घटाएंगे, x बचेगा, एक y 1 में और इसमें को जोड़ेंगे तो मेरे पास में आंसर हो जाएगा दिस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो x बराबर 2 है। अच्छा अच्छा, ये था ना बेटा, थोड़ी सी गलती देख रहे हो कहां पर है। ये 2 माइनस वाई बराबर माइनस 1 है, ये माइनस 1 है। तो जब ये माइनस 1 है, जब ये माइनस 1 है तो मेरे पास माइनस और माइनस कितना बनेगा, माइनस में 3, इसका मतलब y बराबर बनेगा 3। y का मान 3 है, यही तो मेरे दोस्त, y बराबर 3 और मेरे को जोड़ने पर आएगा 3 और 2 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक बार चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे भिन्न है, भिन्न में है ऊपर 2 नीचे 3, सवाल कह रहा था कि नीचे 1 जोड़ दें। अच्छा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 2/4 बनेगा, इसका मतलब बनेगा 1/2। देखो सही जा रहा ना, ठीक। अब 2/3 भिन्न था और अगर अंश में 1 जोड़ते हैं तो ऊपर 3 नीचे 3, मेरे पास आंसर बनेगा 1। ये भी सही था, 1 आ रहा था, समझ में आ रही बात। तो मेरे पास प्रॉपर्टी भी सही जा रही है। यहाँ थोड़ा सा ये -1 हमने लिखा नहीं था, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन में गलत हो गए थे। चलिए अगले सवाल पर आइए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त प्रोडक्ट जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, बताइए। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करते हैं कि जो नंबर होगा उसमें ऐसी संख्या का गुणा करो जिसका गुणा 3 बार ना हो। जिसका गुणा 1 बार है उस पर 2 बार कर लो, 3 2 बार है 1 बार और कर लो, 3 बार बना लो।
चलिए बताएं भाई। तो यहाँ पर नंबर क्या था, नंबर है 512 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट एक परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। अब 512 है तो 512 ऑलरेडी 8 इंटू 8 इंटू 8 है कि नहीं, ये 8 का क्यूब ऑलरेडी है। अब मैं इसमें और किस नंबर से गुणा कर दूं जिससे ये परफेक्ट क्यूब बने। देखो 10 का 2 और 5 था, नहीं होगा। 7 एक बार है, 9 में 3 2 बार था। लेकिन अगर मैं 8 का कर दूं, इस वाले 8 को ले आऊं और इस वाले 8 को यहां पे मैं ऐसे लिख दूं कि 2 गुने 2 गुने 2, तो भैया ये जो 2 गुने 2 गुने 2 है ना, ये इसको परफेक्ट क्यूब बना देगा। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 का हो गया, मतलब ये वाला नंबर था जो परफेक्ट क्यूब इसको बना देगा। बताइए, क्लियर ना? आप सबने भी कर लिया था इसको, अभी कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? जल्दी बताएं। कोनो दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम लोग अगले सवाल पर आ गए। 60 बच्चों की एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं। इनमें से 20% लड़के तथा 20% लड़कियां पिकनिक पर गए। ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही लल्लन टाप। जल्दी बताइए भाई। 60 बच्चों की एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं। इनमें से 20% लड़के और 20% लड़कियां पिकनिक पर गए हैं। ज्ञात कीजिए उस कक्षा के कितने परसेंट बच्चे पिकनिक पर गए। अरे 60 बच्चे थे, 25% लड़कियां हैं, तो 60 का 25% पहले देखो। 60 का 25% ये लड़कियां हैं। तो मैं ऐसे, अच्छा मुझे अगर डायरेक्ट लगाना होता सवाल को, तो मैं देखता कि कितने बॉयज पिकनिक पर गए हैं और कितने गर्ल्स पिकनिक पर गई हैं। तो देखो 60 बच्चों में से 25% लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 75% लड़के थे और 60 बच्चे में से 25% लड़कियां। अब जो लड़के हैं उनके 20%, जितने लड़के हैं ना ये इनके 20% लोग पिकनिक गए हैं, और ये जितनी लड़कियां थी ना इसके 20% लड़कियां पिकनिक गई हैं। बस, तो मेरे को क्या बताना था, कितने बच्चे गए, इन दोनों को जोड़ लो। समझ में आ रही बात? बस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मैंने कैसे करना है, 2 शून्य से 2 शून्य मैंने काट डालना। 25 का 3 गुना 75 होता है, 25 का 4 गुना होता है 100। 6 तियां 18, 18 दूना 36 बटे 4, तो 9 लड़के पिकनिक पर गए हैं। प्लस ये मैंने 25 से 25 चौके 100 होता है, 2 शून्य से 2 शून्य काट डाला, 6 दूना 12, 12 बटे 4, 4 से काट देंगे इसको, 4 तियां 12, तो मेरे पास 3 है। 9 और 3 कितना, 12। टोटल कितने बच्चे पिकनिक पर गए हैं, 12। बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, क्यों भाई? 60 बच्चों की कक्षा में 25% लड़कियां हैं, 25% लड़कियां हुई, 20% लड़कियां पिकनिक पर गए हैं, 20% लड़कियां जा रही हैं। अगर 25% लड़कियां हैं तो 75% बच्चे लड़के, लड़कों के 20% लड़के पिकनिक पर गए थे। कितने बच्चे पिकनिक पर गए, तो मैंने कैसे करा था, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 से तियां 75, 25 चौके 100, 6 दूना 12 तियां 36 बट्टे 4, ठीक तो है। तो 36 से 4 को डिवाइड कर 9 आया, 25 चौके 100, ये 4 हुआ, इस 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, अभी क्या बचा, 6 दूनी 12 4, तो इतने। चलो इसको मेरे पास आंसर आ रहा था 12। एक बार मैं बेसिक से दिखा दूं आपको। देखो पहले देखो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। तो जब सवाल में लिखा कि 60 बच्चे थे टोटल कक्षा में, उसमें से 60 में से 25% लड़कियां हैं, तो 25% अगर लड़कियां हैं ना, तो 60 में से 75% कौन बचे हैं, लड़के बचे। यहाँ 25 तियां 75, 25 चौके 100, 25 चौके, तो लड़कियां कितनी, 4 से डिवाइड करके 15 गर्ल्स थी, और 4 से 15 ये हुआ, 15 तियां 45 हो गए लड़के। 45 लड़कों में से 20% लड़के जाते हैं, तो 45 का अगर मैं 20% निकालूंगा, ये पिकनिक जाने वाले लोग हैं, जो कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक। और दूसरी तरफ जो 15 था ने, उस 15 का भी कितने लोग जा रहे हैं, 20%। अब ये पिकनिक जाने वाले बच्चे हो गए, तो 20 पंचे 100, 5 से 5 9 45, 9 आएगा। इधर देखो ये 20 पंचे 100 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचे 25, तो यहाँ पे आएगा, सॉरी 5 तो यहाँ 15, तो यहाँ आएगा 3। अब 9 और 3 टोटल 12, मतलब बेसिक से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 12, और वैसे भी आ रहा है कितना, 12। कोई दिक्कत तो नहीं, तो सवाल में इस पर मत जाओ, आंसर कितना होगा, 12 ही। ठीक है, जल्दी बताइए
इसका भी आंसर आप लोग का भी 12 आया ना, वाओ बहुत बढ़िया, हम जानते थे सही है, हम जानते थे, मुझे पता था, मुझे पता चल ही गया था। चलो इस बात पर आते हैं कि एक मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो 6:5 है। मिक्सचर में 12 लीटर पानी अगर और मिला दिया जाए तो जो अनुपात होता है 6:7 हो जाता है। दूध की जो मात्रा है वो ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्वांटिटी ज्ञात करनी है मिल्क की। आप मेरे को एक बात बतलाइए, यू हो गया, यू हो गया, दूध और पानी, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, मिल्क है, वाटर है। तो पहले इसमें रेशियो था 6:5 का और अभी अनुपात हो जाता है 6:7 का। हमने 12 लीटर पानी और मिलाया, पहले x था तो अभी है x + 12 टोटल क्वांटिटी। हमने आपको कई बार बताया कि जैसे आप पानी मिला रहे हो तो दूध की मात्रा जितने लीटर में थी ना, लीटर, जैसे हम मान लेते कि इसमें 20 लीटर दूध है, सॉरी 60 लीटर दूध है और 50 लीटर पानी मान लेते, तो जब 12 लीटर पानी मिलाएंगे तो 50-12 वो हो जाएगा कितना, 62। लेकिन जो 60 लीटर दूध था वो लीटर में तो उतना ही रहेगा दूध। तो जिसको मिला रहे हो उसको छोड़ के जो दूसरी चीज होगी ना उसको हमेशा बराबर करेंगे। मतलब ये है कि जब पानी मिलाया, बताइए, जब पानी मिला रहे हैं या पानी मिलाया तो दूध बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे, दूध। जब पानी मिलाया तो दूध बराबर करेंगे, ठीक। अब दूध कैसे बराबर करोगे, इसमें देख लो, x में, x में जो दूध था ना वो कितना था, 6 यूनिट में, लेकिन अनुपातिक योग 6, 5, 11। उधर हमने देखा x + 12 टोटल हो गया था और उसमें दूध कितना है, 6, लेकिन वो भी कितने में से, 7, 6, 13। सवाल को लगा लीजिए आंसर। ये मैंने 6 से 6 को काट डाला, बराबर कर लिया था। 13 का कैंची गुड़ा 13x बराबर 11 का कैंची गुड़ा 11x और प्लस में 11 × 12। तो अभी मेरे पास 13x से अगर मैं 11x घटाऊंगा ना तो मेरे पास बचेगा 2x और इधर 11 × 12 था, सो 11 × 12, 2 से अगर मैं काट डालूं तो आएगा 6। इसका मतलब x बराबर 11 × 6, सो x बराबर 11 × 6 = 66। दूध की मात्रा कितनी थी उसमें, क्या पूछा है, दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा मेरे पास में आ गई है 56। एक बार और देख लो भाई, 6:5 के अनुपात में था, मिश्रण में 12 लीटर क्या है, पानी और मिला देते हैं तो 6-7 का रेशियो हो जाता है। दूध की मात्रा बताइए, पानी मिला, दूध बराबर करेंगे, पहले x था अभी x + 12 हो जाता है। क्या मिला रहे हैं, पानी। तो दूध की मात्रा देखो x में कितनी थी, 6/6/11, 6, 5, 11 में से, x + 12 में से 6 यूनिट दूध है और 7 और 6 कितना, 13 में से, तो 6 से 6 डिवाइड करा, 13 × x 13x हो गया। ये इधर 11x × 11 × 12, तो 11x अगर मैं 13 में से घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2 बार x और 11 × 12 था, 2 से डिवाइड कर देते, 2 × 6 = 12, x बराबर 11 × 6 = 66। ये दूध की मात्रा, नहीं, ये टोटल मात्रा है, ठीक भाई। टोटल मात्रा कितनी है यहाँ पे, टोटल मात्रा कितनी है, 66। अभी दूध की निकालनी है तो इसी 66 में से जो दूध की मात्रा बतानी है, 66 में से कितना निकाल लो, 6:5 के हिसाब से 6/11, तो 11 × 6 = 66 हो गया, 6 × 6 मेरे पास आ गया 36। दूध की मात्रा कितनी हो जाती है, 36 लीटर। कोई दिक्कत, क्या पूछा था, मिल्क पूछा था, मिल्क। चलो बताओ, अगले सवाल पे आ चुके हैं। हितेश की आयु 40 वर्ष है, रोहित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 3:5 था। मतलब ये है कि एक 40 है, एक 60 है, एक हितेश थे, ठीक है, और एक कौन है, रोहित जी हैं। अब इन दोनों की जो एज है ना 40-60 है, तो आप मुझे बताओ 40 में से कितने साल पहले, जितना मैं x घटा दूं ना, इससे भी मैं x घटा दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/5। कौनो दिक्कत तो नहीं है, कौनो दिक्कत इतनी भी, अरे हो ही नहीं सकती। इधर देखो, इतनी बात खत्म। अब आप कैंची गुणा करो, 5 चौके 20, 200 - 5x, इधर देखो बराबर 6 × 18, 180, और ये 3x माइनस में 3x। अभी 200 में से अगर मैं 180 घटाऊं 20 मिलेगा, 5 और ये इधर डिफरेंस ले लूं तो 2x मिलेगा।
x की वैल्यू आएगी 10। क्या पूछा है? कितने साल पहले, यही तो मेरे पास आंसर आ गया 10 साल पहले। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत? अरे 10 साल पहले 3:5 नहीं थे, इससे 10 घटाओ 3, इससे 10 घटाओ 5, 50। सही है, बहुत बढ़िया। ऐसे भी कर सकते थे कि आप ऑप्शन से उठाओ, 40 वर्ष से 60 वर्ष से घटा दो और देख लो कितने साल पहले किसकी आयु कैसी थी। इस बार क्वेश्चन यह है कि एक उपकरण का प्रतिवर्ष अवमूल्यन दर है 20%। अब से 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य जो है इसके वर्तमान मूल्य का कितने प्रतिशत रहेगा? कितना था भाई? अवमूल्यन रेट है 20%। हमने माना पहले 100 था। अब अगर ये 20% घट रहा है तो घट के बचेगा 80%, लेकिन 3 साल बाद ये बार बार 20% घटेगा। 80/100, 80/100, 80/100। ये खत्म, ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो खत्म। 8 अठे 64 गुने 8 512 बटे में 10 है, मेरे पास आंसर आया 51.2। तो ये जो 100% था ना वो अभी हो जाता वर्तमान मूल्य का 51.2%, 51.2%। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं? तो अगले सवाल पे आइए। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के रेशियो में है। कुल राशि है 206 रुपया। तो आपको बताने हैं सिक्कों की कुल संख्या कितनी। देखिए 5:9:4 के अनुपात में सिक्के रखे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं 5x 9x 4x है। 5x 9x 4x है ना, तो सबको अगर मैं जोड़ता, योगफल देखता मैं, तो योगफल 5x + 9x + 4x, 9 5 14 4 18x हो गया। अब जब तक आप 18x का गुणा, मतलब x की वैल्यू पता करोगे फिर ला करके इसमें गुणा करोगे कुल राशि के लिए, कुल सिक्के के लिए। x का मान कैसे पता करोगे वो तो बेसिक है, मैं बेसिक नहीं बता पा रहा। मैं कह रहा कि जुगाड़ ये है कि 18 से जो डिवाइड, 18 से जो संख्या विभाजित, वो समझ रहे हो? जो संख्या विभाजित 18 से, और चारों ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो 18 चौके 72, केवल एक नंबर डिवाइड होगा, फटाक से कर लेंगे भाई। समझ में आ रही बात? बाकी बेसिक मेथड भी है, और बेसिक आप लोगों ने अनुपात में पढ़ा है, वहां पर जुगाड़ भी पढ़ा था ऐसे सवालों का। तो स्पीड में करते चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते चलते हैं। इस सवाल पे आते हैं। एक म्यूचुअल फंड है, इस फंड में विनिवेश एकल दिवस में 12% बढ़ जाता है। यदि निवेश का मूल्य वृद्धि से पूर्व 1300 रुपया था तो वृद्धि के बाद का मूल्य क्या था? म्यूचुअल फंड में विनिवेश एकल दिवस में 12% बढ़ जाता है। अच्छा, एक दिन में, तो वृद्धि से पहले 1300 था, वृद्धि के बाद मतलब 1300 अगर है, सवाल कह रहा 12% बढ़ाऊंगा मैं तो 112% ही तो बढ़ेगा। समझ में आ रही? 112% हो जाएगा। ये काटो खोलो लगा लो, जो ऑप्शन आ जाए बस वही सही। 13 दूना 26 का 6, 2 बचेगा, 13 कम 13 तो 15, 1 बचेगा, 13 कम 13 1 14, 1456 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये एक दिन में 12% बढ़ाऊंगा, अरे 112% हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 27.5 में खरीद कर इतने रुपये में बेच देता है, तो उसका मुनाफा प्रतिशत में बताना है। देखो 28.60 में बेचा, खरीदा 27.50 में था, मतलब यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 1, मतलब 1.1 का प्रॉफिट। और किस पे है प्रॉफिट? है 27.5 पे। मल्टीप्लाई 100 का कर लो तो पता चलेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना बन रहा। मेरी बात? तो डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, हटा दो। ऊपर 11 नीचे 275 समझो लिखा है, गुने 100 है। अगर मैं 11 से काट डालूं तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, मीन्स 100/25। और अगर 25 से उड़ा दूं मैं इसको तो मेरे पास आंसर आएगा 4%। ऑप्शन हो जाएगा 4%। बहुत ही स्पीड में चल रहे हैं हम लोग, नहीं इसलिए भाई चल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप जब क्लास को कर रहे होंगे तो क्लास को रोकते होंगे, फिर खुद से लगाते होंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखते होंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे मैंने सवाल दिखाया, मुझे रोक दो ऐसे, उसके बाद पहले लगा लो, फिर देखो कि हम कैसे बता रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो 2100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक कार को 28 लीटर का ईंधन लग जाता है। 3600 किलोमीटर दूरी के लिए कितने ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी? 2100 किलोमीटर तय करने के लिए कार को 28 लीटर का ईंधन लगता है, मतलब बटे में 28। देख लो कि 1 लीटर के लिए कितना, फिर बता देंगे हम लोग कि 3600 किलोमीटर जाना है, कितना ईंधन लगेगा। काटो घोलो लगा लो, 7 से 7 या 21, 7 चौके 28,
0 0 0 0, 3 से काट डालेंगे, 3 एकम 3 दूना 6, ये x का क्रॉस मल्टीप्लाई करा, उधर 12 गुने 4 आया तो 12 चौके हो गया 48 लीटर। x की वैल्यू आ गई 48 लीटर। चूंकि एक एक नियम पर सवाल पेस्ट था ये वाला, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, बाकी आप चाहे जिस मेथड से लगाते यही आता। प्रथम 30 संख्याओं का जोड़ याद कीजिए। प्रथम 30 मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे नंबर्स हैं। अब ऐसे नंबर में अगर मैं n तक जा रहा हूं और मुझे इसको जोड़ना तो फार्मूला होता है n कॉमन n + 1/2 होता है। अब मैं इसको 1 + 2 + 3 + 4 करता ऐसे, और मैं जा कहां तक रहा हूं, मैं जा रहा हूं 30 तक। 30 तक जाता ना। अभी आप मुझे बताओ, तो यहाँ पे जहां n है वहां 30 आया, 30 और 1 कितना हो गया 31/2, 2 से काट डालूंगा कितना आएगा 15, और 15 गुने 31 कर लीजिए, बस आंसर। तो मैं आ नहीं बात, 15 एकम 15 का 5 बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना 1, 45 और 1 46, 465, ऑप्शन नंबर सी। ये शुरुआत के अगर 30 नंबर्स को जोड़ते तो ये फॉर्मेट होते हैं। समझ में आ रही बात। सवाल यहां पर यह है इस बार कि 2/3, 4/5, 1/2 और 3/4। सवाल है कि अवरोही क्रम में लिखो। अगर आपको पता हो कि ऐसे नंबर्स में जब अंश और हर में डिफरेंस बराबर हो, अंश और हर में अंतर जो है ना, अंतर ये सभी भिन्नों में बराबर हो। अगर सभी भिन्नों में बराबर है, सभी भिन्नों में समान है, इक्वल है, तो अगर भिन्नों में समान है तो जिस भिन्न का, तो भाई जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये होता है, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। कैसे, देखो 2/3, 4, इसमें 2 3 में 1 का अंतर, 4 5 में 1 का, 1 2 में 1 का, 3/4 में, ठीक है। तो सब में अंतर क्या है, समान है, वह अवरोही क्रम में। और सबसे बड़ा कौन, जिसका अंश सबसे बड़ा 4/5। इससे छोटा कौन ना, इससे छोटा कौन, 4 ऊपर हो गया, नीचे ऊपर 3, 3/4, उससे छोटा 2/3, सबसे छोटा 1/2, सबसे बड़ा मतलब, ठीक। कोई दिक्कत, तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। मेरे पास आंसर कहां पर लिखा, 4/5, 3/4, 2/3, 1/2, ये ऑप्शन नंबर डी। कौन दिक्कत, कोई नहीं सकती भाई जी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। यदि 1 मिनट में कुंड का 3/5 भाग भर जाता है तो कुंड के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। 3/5 भाग भरा, एक एक नियम से देख रहे हो कितना सवाल है, और 1 मिनट में भरा, जिसको हम लोग कह सकते हैं 60 सेकेंड, चूंकि आंसर सेकेंड में है, दैट्स वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, 1 भाग कितने समय में भरेगा, तो 60 में 5 का गुणा करा, 3 से भाग, 3 दूना 6, 5 दूना 10, मतलब 100 सेकेंड। और पूरा भाग, 1 भाग मतलब पूरा भाग है ये, ठीक है। 1 भाग भरने में लगेगा कितना, 100 सेकेंड। अभी मुझे भरना कितना है, 3/5, 3/5 भाग भरा है, तो भैया जी जो शेष भाग है वो कितना बचा। शेष भाग का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि हमने किसी संख्या के 5 टुकड़े करके 3 ले लिया, मतलब 5 में से कितना खाली है, 2, तो मुझे भरना कितना है, 2/5 पार्ट्स। अब 2/5 भाग भरना है, 100 के हिसाब से 2/5 का निकाल लो, 5 दूना 10, 20 दूना कितना, 40 सेकेंड का समय लगेगा। 40 सेकेंड ऑप्शन नंबर हो जाता है। समझ में आ रही बात। एक एक नियम से क्वेश्चन था। ये सवाल भी, जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराते जा रहा हूँ ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं, तो इनको अगर आप कर लेते हो तो आपको आइडिया भी हो जाता है कि कैसे कैसे सवाल आएंगे। और डिटेल्ड चर्चा करने के लिए या अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ एग्जाम कोच के एप्लीकेशन को। चलिए, 2 संख्याओं का योगफल है 45 और उनका जो अनुपात है 7-8 है, तो दोनों में रेशियो, दोनों संख्याएं बताइए। अरे 45 है, 7-8 में डिवाइड करो, पहली संख्या 7 से कट जाए, दूसरी संख्या 8 से, पहली संख्या 7, चलो ऊपर युक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन दे रखा तो हम इसको लगा ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 से ये कटेगा, ये 8 से ये वाला दिख रहा है, ये वाला होगा, ठीक। बाकी देखो, एक 7x है, एक 8x है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ते तो 8 7 15, x बराबर 45,
15x की वैल्यू अगर 45 है तो 15 से काट डालेंगे, x बराबर 5 15 तिया 45। बस मुझे वैल्यू पता चल गई। वैल्यू जैसे ही पता चलेगी ऐसे ना कि x तिया 7 तिया 21 हो गया ये, और इधर मैं गुणा कर दूं तो ये 8 तिया 24 हो गया। 21 इज टू 24। इतना आसान कर लोगे बताओ? इतने आसान आसान सवाल हैं। वह संख्या ज्ञात करनी है इस बार की जो 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 84 से उतने ही अधिक है, 84 से उतना ही अधिक है जितना 180 108 से कम। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा नंबर जो इससे सेम डिस्टेंस पे हो, मतलब बीच में हो, और बीच के नंबर के लिए क्या करते हो? बीच के नंबर के लिए औसत बता देते हो दोनों का बस। तो एवरेज निकाल लो भाई। 84 प्लस 108, दो नंबर को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग। 8 4 12, 8 1 9 और ये 192 बटे में आया 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18 हो जाएगा और 2 6 12, 96 96। ये नंबर ऐसा था जो 84 से जितना आगे है 108 से उतना पीछे, मतलब बीचों बीच में कौन सा नंबर आएगा? जे वाला नंबर। तो आसान आसान से सवाल थे, इसलिए ज्यादा टाइम हम लोग इस पर नहीं दे रहे। अगला सवाल है, लगातार 6 सम संख्याओं में एक सी श्रृंखला में ऐसा है कि दूसरी और छठी संख्या का योगफल 24 है, चौथी संख्या बताओ। तो अगर मैं लगातार 6 सम संख्याओं को लेता हूं तो पहली संख्या अगर x होगी, लगातार सम संख्याओं में 2 2 का डिफरेंस होता है। अगला x प्लस 2 होगा, अगला x प्लस 4 होगा, अगला नंबर होगा x प्लस 6, अगला नंबर होगा x प्लस 8, अगला नंबर कौन सा होगा? x प्लस 10। आप मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने थे? 6 नंबर्स। टोटल 6 थे। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। अभी सवाल यह है कि दूसरी और छठी संख्या, ये दूसरी है और छठी संख्या कौन सी है? ये वाली आखिरी। इन दोनों का जो योगफल है, मतलब x प्लस 2 है और नंबर है x प्लस 10, इन दोनों का जो योगफल है ना, ये वाला योगफल आ गया है 24। अभी जोड़ो, x प्लस x 2x, 10 और 2 12 बराबर में 24। चलो दो ये घटा करके आएगा 12, मतलब 2 गुना ऑफ x बराबर 12, तो x की वैल्यू कितनी? 6। आपको क्या बतलानी थी यहाँ पर? x की वैल्यू नहीं, मतलब पहली संख्या का मान नहीं बतलाना। बतलाना क्या था मुझे बताना फोर्थ नंबर है, और फोर्थ नंबर कौन सा था? u। ये चौथी संख्या। चौथी संख्या बतलाने के लिए मुझे x में 6 जोड़ना था, मतलब पहले से ही x 6 है तो 6 में 6 जोड़ना था। वी गेट आंसर इज 12, जो कि लिखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रकार आपने जो ये वाला पेपर था, इस पेपर के सारे सवालों को, मतलब जीएस के, हिंदी के, इंग्लिश के क्वेश्चंस को आप एपी सर से डिस्कस कर ही चुके हैं, और जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो भी हो चुके हैं समाप्त। पूरी क्लास पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिए और एग्जाम कोच से जोड़ने की कोशिश करिए। एग्जाम कोच आपके सिलेक्शन के लिए आपके सिलेबस के साथ हर एक पायदान पे, हर एक सीढ़ी पे आपके साथ खड़ा है। थोड़ा सा बस जितना प्यार हम आप पे लुटा रहे हैं उतना थोड़ा सा आप भी लुटा दो, लोगों को शेयर करो इस चीज़ को कि यहाँ पर आपको बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। इसी उम्मीद के साथ कि आप क्लास को शेयर करेंगे, इस चैनल को शेयर करेंगे, अगर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये वाली क्लास ओवर करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे सभी स्टूडेंट मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। हम आपके साथ में अगली क्लास में पुनः लाइव आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।